अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 27। सोनिया बिस्तर पर बेहिस हरकत लेटी हुई थी। वो इंसान उम्र दरिंदों पर झपटने वाली शेरनी आज कितनी बेबस नजर आ रही थी। ऐसी नींद सो रही थी कि ख्वाब में भी अपने आप को नहीं पहचान सकती थी। उसके हाल पर मेरा दिल दुखने लगा। मैंने झुककर बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूम लिया। डॉक्टर ने मेरे शाने पर हाथ रखकर आहिस्तगी से कहा, आप इसे हाथ न लगाएं, ये अपने तौर पर रफ्ता रफ्ता होश में आ जाएगी, तो ये इसके हक में बेहतर होगा आप इसे तन्हा छोड़ दें। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ अस्पताल के वेटिंग रूम में आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि सोनिया को खुद ही होश आना चाहिए और मैं इसी इंतज़ार में था। थोड़ी देर बाद मैंने ऑफिसर से कहा, मैं डाक बंगला में जाकर आराम करूंगा। कर्नल और उनकी साहिबजादी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उन्हें बता देना कि मैं डाक बंगला में मिल सकता हूँ। ये कहने के बाद मैं अस्पताल से बाहर आकर जीप कार में बैठ गया। मुसल्ला नौजवानों ने मुझे डाक बंगला तक पहुंचा दिया। कर्नल और उसकी बेटी को अपने जाल में फांसने के लिए मैंने जो प्लानिंग की थी उसका एक हिस्सा ये था कि फौजी नौजवान मुझे डाक बंगला में आराम करते हुए देख लें और बवक्ते ज़रूरत इस बात की गवाही दे सकें। एक नौजवान ने मेरे लिए वहाँ का एक कमरा मखसूस किया, मुझे स्टेन गन दी, फिर दूसरों के साथ वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कर्नल के दिमाग में झांक कर देखा तो पता चला कि उनका तैयारा अब मियाज़ाकी के करीब पहुँच रहा है। मैं एक कमरे से निकलकर बाहर आ गया। चौकीदार अपने क्वार्टर में जा रहा था, उसने मुझे नहीं देखा। डाक बंगले के एक और कमरे में कोई और जापानी अफसर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं इत्मीनान से चलता हुआ मेन रोड पर आ गया, फिर एक टैक्सी में बैठकर फौजी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। रास्ते में मैंने सुजुको से रब्ता कायम किया। जब कोई अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है तो अपने किसी खुशामदीद कहने वाले के मुतल्लिक सोचता रहता है। वो भी यही सोच रही थी कि एयरपोर्ट के बाहर जब मैं उसे खुशामदीद कहने के लिए आगे बढ़ूंगा तो वो किस तरह एक अदाई नाज से मुस्कुराएगी। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर डैडी साथ ना होते तो वो मुझे आगोश में लेकर खुशामदीद कहता। हाय, उस जापानी गुड़िया के तस्वुर में किले की पिछली रात जवान हो गई, उसे मेरे प्यार की गर्मी आंच देने लगी। मैंने कहा, मैं डैडी को किसी तरह टाल दूंगी, फरहाद के साथ किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर तफरी के लिए चली जाऊंगी, डैडी एतराज़ नहीं करेंगे। इस ख्याल से वो कर्नल से अपने मतलब की बातें करने लगी। पप्पा, मैं फरहाद के साथ हनीवा गार्डन जाऊंगी। हाँ बेटी, चली जाना, मैं अभी जाऊंगी। वो मचलने लगी। कर्नल ने हंसते हुए कहा, पगली कहीं की, जहाज से छलांग लगा कर जाओगी? मेरा मतलब है हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मैं फरहाद के साथ चली जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है बेटे, पहले मुझे फरहाद से मौजूदा केस के मुतल्लिक बहुत सी बातें करनी है। नहीं पप्पा, फरहाद के साथ जो अफसरान काम कर रही हैं, आखिर वो किस मर्ज की दवाएं हैं, वो आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे सकती हैं। मैं फरहाद के साथ जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। कर्नल ने हंसते हुए ज़रा झुककर उसकी पेशानी चूम ली, फिर बड़े फख्र से कहा, मेरी बेटी बड़ी ज़िद्दी है, भाई चली जाना। जहाज़ अब रनवे पर नजर आ रहा था। मैंने सड़क के किनारे टैक्सी रोककर उसका किराया अदा किया, फिर फौजी एयरपोर्ट की इमारत से ज़रा दूर खड़ा हो गया। मैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जहाज़ की तरफ जा सकता था, मगर मेरी प्लानिंग का तकाजा था कि अपने शनाख्ती कार्ड को छुपाया जाए। वो दोनों बाप बेटी जहाज़ से उतरकर इमारत की तरफ आ रहे थे। सुजुको दूर दूर तक नजरें दौड़ा रही थी। चूंकि खुशामदीद कहने वाला ना था, इसलिए झुंझला रही थी। कर्नल अपने मातहत अफसरों से बात करता हुआ आ रहा था। इनमें वो अफसर भी था जो मेरे साथ बटरफ्लाई की कोठी से अस्पताल तक आया। उसने कहा, फरहाद साहब बहुत थके हुए हैं, इसलिए डाक बंगला में आराम कर रही हैं, अगर आप हुक्म दें तो उन्हें बुला लिया जाए। सुजुको ने चिढ़कर अपने बाप से पहले ही हुक्म दिया, कोई ज़रूरत नहीं, उसे डाक बंगला में मरने दो। कर्नल ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, सूजी तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, वाकई फरहाद को कल से आराम करने का मौका नहीं मिला, तुम्हें डाक बंगला जाकर उसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। मैं सोनिया को देखने अस्पताल जा रहा हूँ। उसने रजामंदी जाहिर की। उसके लिए फ़ौरन ही एक गाड़ी गैराज से निकलवाई गई। अब वो लोग इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। मैंने सुजुको की सोच में कहा, फरहाद मुझे बुलाकर डाक बंगला में सोने के लिए नहीं जाएगा, वो ज़रूर यहाँ आएगा। मुझे फिर दूर तक नज़रें दौड़ानी चाहिए। उसकी नज़रें दौड़ती हुई मुझ तक पहुँच गईं। मैं हाथ हिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो दौड़ती हुई मेरी तरफ आने लगी। कर्नल और दूसरे अफसरान ने मुझे देख लिया। वो मेरे करीब आकर रुकी तो दौड़ लगाने के बायस उसका चेहरा तमतमा रहा था। मैंने अपनी आवाज़ को ज़रा बदलकर भारी लहजा में कहा, हेलो सूजी, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थीं। झूठे कहीं के, मुझे बुलाकर यहाँ आने में इतनी देर कर दी। मैं जवाब ना दे सका। कर्नल और दूसरे अफसरान आ गए। कर्नल ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो फरहाद, तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो, अंदर क्यों नहीं आए? जनाब, मैं अपना शनाख्ती कार्ड भूल आया हूँ। मैंने सोचा ये पहरेदार मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी आवाज़ भारी हो रही है, पिछली रात से जाग रहे हो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। सुजुको ने जल्दी से कहा, डैडी, मैंने किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, आप फिक्र न करें।
ایک فوجی ڈرائیور نے سزوکو کی گاڑی ہمارے قریب لا کر کھڑی کر دی، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، سزوکو میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے وقت کرنل کے دماغ میں دیکھا۔ میرے ساتھ ہسپتال تک ساتھ رہنے والا آفیسر کہہ رہا تھا، جناب بڑے تعجب کی بات ہے، ابھی آدھ گھنٹہ پہلے تک فرحاد صاحب ڈاک بنگلے میں گئے تھے، اس وقت ان کی آواز ٹھیک تھی، اب اچانک ہی فرق کیسے پڑ گیا؟ کرنل نے کہا، طبیعت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، وہ مسلسل بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے بیچارہ، مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے سزوکو کو پیار سے دیکھا، وہ بھی کنکیوں سے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اپنی گردن کو ہلکا سا خم دے کر بولی، تم ہر جائی ہو، میں تمہاری محبت کا کیسے یقین کروں؟ ذرا شہری آبادی سے دور نکلنے دو، میں تمہیں اچھی طرح یقین دلا دوں گا۔ میں 120 میل کی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، شہر سے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ڈاک بنگلہ مناسب رہے گا۔ فوجی ہوائی اڈہ شہر سے ذرا دور تھا، اس لیے ذرا سی دیر میں ہم ویران راستہ پر پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو ذرا سست کرتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہارے باپ سے دور آ کر تمہیں اپنی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے طنزی انداز کو سمجھ نہ سکی کیونکہ اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ میں نے کہا، اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے تم پچھلی رات کے 2 درد فرحاد کو یاد کرو، جب گرلاش فرحاد کے روپ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اف، اس زہریلے آدمی کی بات نہ کرو، اگر تم عین وقت پر وہاں نہ آ جاتے تو وہ اپنے زہر سے مجھے بھی ہسپتال پہنچا دیتا۔ گھبرانے سے کیا ہوتا ہے میری جان، گرلاش جس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اسے ہر حال میں اپنے زہریلے دانتوں سے ضرور چومتا ہے۔ وہ تمہیں بھی پسند کر چکا ہے، ایک بار فرحاد نے تمہیں بچا لیا تھا، مگر اب… وہ ایک دم سہم کر دروازے کی طرف چلی گئی، پھر دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، تم مجھے ڈرا رہے ہو، تم میرے فرحاد ہو؟ ہاں، اگر تم راضی خوشی میری آغوش میں آ جاؤ اور میرے دانتوں کو قبول کر لو تو میں تمہارا فرحاد ہوں۔ وہ فرحاد جو تمہارے باپ کا ماتحت ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بالکل ہی سست کر دی اور اب اس کی سوچ میں کہہ رہا تھا، میں اس زہریلے آدمی کے قریب نہیں جاؤں گی۔ اگر میں نے کار سے باہر چھلانگ نہ لگائی تو یہ اپنے زہر سے مجھے مار ڈالے گا۔ پھر میں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، اب میں ذرا آگے جا کر گاڑی روکوں گا، پھر تمہیں اپنے بازوں میں جکڑ کر بڑی محبت سے تمہاری گردن میں… میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ میں نے ذرا دور جا کر گاڑی روکی تاکہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ چھلانگ لگانے کے باعث اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں میں خراشیں پڑ گئی ہیں۔ وہ اپنی تکالیف کو بھول کر واپس شہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر چیختے ہوئے اسے للکارا، رک جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم ہسپتال پہنچ کر میری زہریلی محبت کو یاد کرتی رہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں نے رک کر کہا، اچھی بات ہے، ابھی تم میرے ہاتھ سے نکل گئی ہو، مگر میں 24 گھنٹے کے اندر تمہیں حاصل کر لوں گا۔ یہ دھمکی دے کر میں کار میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس راستے کی ایک شاخ گھوم کر میازاکی کی طرف جاتی تھی۔ میں اس راستے سے شہر کی جانب مڑ گیا، پھر سزوکو کی بھاگتی ہوئی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ دوڑنے کے دوران کئی بار گر چکی تھی اور زخمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے گرد آلود ہو رہے تھے اور لہو کے دھبے پڑتے جا رہے تھے۔ سونیا کو میری زندگی سے نکال کر اس کی جگہ لینا اتنا آسان تو نہ تھا۔ اب اس کے باپ کو بھی میری سونیا کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ گاڑی لے کر واپس آئے گا، مجھے سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے بھاگنا چاہیے۔ اس نے یہی کیا، سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ کسی سے لفٹ لے کر ہی جلد اپنے باپ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی گاڑی ایک سڑک کے کنارے کھڑی کر دی، اسٹیئرنگ اور دروازے کے ہینڈل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے، پھر اس سڑک کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر آ گیا۔ آگے جا کر ایک ٹیکسی لی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ڈاک بنگلہ کے چوکیدار کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ پتہ چلا کہ چوکیدار ایک بار پھر میرے کمرے میں گیا۔ وہاں قیام کرنے والا جاپانی افسر کسی کام سے باہر جا رہا تھا۔ جب میں ڈاک بنگلے سے دور ٹیکسی کو چھوڑ کر پیدل چلتا ہوا وہاں پہنچا تو مجھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے اسٹین گن نکال کر سرہانے رکھ لی، پھر دروازے کو بند کر کے آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے ایک بار سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا مگر ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے تھکن دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے بستر پر بیٹھ کر پہلے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ دروازہ کھولنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تب کرنل کی آواز سنائی دی، فرحاد کیا کر رہے ہو؟ جلدی دروازہ کھولو۔ جناب، کپڑے پہن رہا ہوں۔ میں دماغ کی اسکرین پر اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ چونکہ مجھے داماد بنانے والا تھا اس لیے حاکم بن کر دروازہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ذرا سستانے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ کرنل اپنے ایک ماتحت آفیسر اور 4 مسلح نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پوچھا، تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ میں نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر بڑھاتے ہوئے پوچھا۔
आप शनाख्ती कार्ड क्यों देख रहे हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कर्नल ने शनाख्ती कार्ड से मुतमईन होते हुए पूछा, क्या तुम डाक बंगले से बाहर गए थे? जी नहीं, मैं तो सो रहा था। मेरी आंखें बता रही थी कि मैं अभी नींद से बेदार हुआ हूं। कर्नल ने कमरे में दाखिल होकर कहा, सुजुको अस्पताल में है। अस्पताल में? मैंने चौंक कर पूछा। फिर उससे वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। क्या हुआ उसे? मुझे अभी उसके पास ले चलिए। कर्नल ने मेरे शाने को थपथपा कर कहा, सब्र करो बेटे, अभी तुम जाओगे तो वो तुम्हें देखकर डर जाएगी। नहीं, मैंने शदीद हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? वो मुझे चाहती है, मैं कोई आसेब तो नहीं हूं कि वो मुझसे डर जाएगी। फरहाद, तुम जरा तहम्मुल से काम लो। अभी 2 घंटे पहले उस जहरीले शैतान ने फिर तुम्हारा भेष बदलकर हम सबको धोखा दिया है। हमने एयरपोर्ट में उसे देखकर यही समझा कि वो तुम हो। मैंने सुजुको को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। ओह, मैंने पूछा, तो उस जहरीले शैतान ने सुजुको को भी अस्पताल पहुंचा दिया है? नहीं, वो दूसरी बार उसके जहर से बच गई है। मेरी दिलेर बेटी ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है, अब दहशत ज़दा भी है। मैंने उसके कमरे के सामने सख्त पहरा लगा दिया है। फिर वह शुरू से तमाम वाक़यात बताने लगा। फिर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहा, उसके पास फरहाद अली तैमूर का शनाख्ती कार्ड नहीं था, तब भी मुझे शुबा नहीं हुआ। मेरे एक मातियत ने उसकी बदली हुई आवाज़ पर शुबा जाहिर किया, फिर भी मैं उसे फरहाद समझता रहा। अब तो सुजुको तुम्हारे नाम से भी डरने लगी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी सुजुको से नहीं मिलूंगा। आपके बयान के मुताबिक वो कार इसी शहर में पाई गई है। इससे जाहिर होता है कि गरलाश इसी शहर में मौजूद है। इसीलिए तो मैं परेशान होकर तुम्हारे पास आया हूँ। उसने सुजुको को ललकारते हुए कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर उसे ज़रूर हासिल करेगा। अगरचे मैंने सुजुको की तरफ सख्त पहरा लगा दिया है, मगर अब मैं दुश्मन को नादान और कमज़ोर समझना नहीं चाहता। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, दुश्मन को नादान समझना नहीं चाहिए। फरहाद, मुझे तुम्हारी जहानत पर भरोसा है, तुम कुछ करो। जनाब, हम सोनिया की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वही गरलाश की बू सूंघकर हमारी रहनुमाई करेगी। कर्नल एक कुर्सी पर बैठने जा रहा था। मेरी बात सुनकर उछलकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एकदम से सोनिया की अहमियत रोशन हो गई। उसकी बेटी की जिंदगी का इन्हसार अब सोनिया की जिंदगी पर था। वह होश में आएगी, वह जिंदा सलामत रहेगी तो कर्नल ज़ादी की जिंदगी की भी जमानत दी जा सकेगी। मेरी प्लानिंग यही थी। कर्नल ने मेरा हाथ थामकर कहा, आओ हम अस्पताल चलें। जब तक सोनिया होश में नहीं आएगी मैं उसके सरहाने खड़ा रहूंगा। जापान के तमाम तजुर्बाकार डॉक्टरों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि सोनिया जल्द अज जल्द तुम्हारे साथ गरलाश का ताकुब कर सके। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसके साथ बाहर आकर एक बड़ी सी कार में बैठ गया। अब कर्नल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकता था जब तक कि सोनिया होश में ना आ जाती। हम अस्पताल पहुंच गए। कोई और वक्त होता तो कर्नल सीधा अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने जाता, लेकिन वो तेजी से चलता हुआ सोनिया के कमरे में पहुंच गया। तमाम डॉक्टर उसके सामने अटेंशन हो गए। वो गरज रहा था कि सोनिया अब तक होश में क्यों नहीं आई। एक बूढ़े डॉक्टर ने कहा, जनाब, मैं माहिर सिमियात हूँ, 30 साल का तजुर्बा रखता हूँ। मेरे तजुर्बा के मुताबिक मरीज़ा को 2 घंटे पहले होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये कैसी बेहोशी है। मैंने फिर इसका खून टेस्ट करने के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कता कलामी करते हुए गरज कर कहा, आप यहाँ बैठे ब्लड रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं? ये आराम से बैठने का वक्त नहीं। आप खुद लेबॉर्ट्री जाएं और खून की रिपोर्ट हासिल करें। डॉक्टर फौरन ही अबाउट टर्न होकर चला गया। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि रेनी इतनी देर तक बेहोश नहीं रही थी। पहली बार सोनिया भी तकरीबन 3-4 घंटे बाद होश में आकर मुझसे सोच के जरिए गुफ्तगू करती रही, लेकिन इस बार बेहोशी की वजह क्या हो सकती है? मेरे सोचने के दौरान एक फौजी जवान ने आकर कहा, फरहाद साहब, आपके नाम एक टेलीफोन कॉल है। मैं उसके साथ एक डॉक्टर के कमरे की तरफ जाते हुए याद करने लगा कि मेरा ऐसा कौन सा शनासा है जो मुझे कॉल करेगा। मेरा जहन ऐसा उलझा हुआ था कि कोई शनासा याद नहीं आया। डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर रिसीवर उठाया तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो याद आ गई। हेलो फरहाद, मैं बटरफ्लाई हूँ। उसकी मुतरन्नम आवाज़ के साथ उसका सरापा निगाहों के सामने आ गया। मैंने ज़रा खुश्क लहजा में कहा, हेलो, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अगर कुछ कहना चाहती हो तो बात मुख्तसर करो। फरहाद, तुम मसरूफ़ नहीं हो बल्कि परेशान हो, और मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। क्या मतलब? क्या तुम जानती हो कि मैं सोनिया के लिए परेशान हूँ? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इन बदमाशों ने मुझे बताया कि बड़े बड़े डॉक्टर सोनिया को होश में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन सोनिया इस शर्त पर होश में आएगी कि तुम मुझसे मिलने अभी आओगे। मेरा पता नोट कर लो। वो मुझे अपना पता बताने लगी। मैंने कहा, बटरफ्लाई, तुम बहुत हसीन हो, बहुत मासूम हो। यकीन करने को जी नहीं चाहता कि तुम इन मुजरिमों के साथ मुजरिमाना जिंदगी गुजार रही हो। फरहाद सान, मैं अपने छोटे भाई बहन की कसम खाकर कहती हूँ कि वो मुझे जबरन आलयकार बना रही हैं। मैं इनकार करती हूँ तो मेरी मासूम बहन भाई की शामत आ जाती है। अगर तुम मजबूर हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ख्वाह वो लोग मुझे घेरने का मंसूबा क्यों ना बना रही हूँ। अब खुदा के लिए मुझे बताओ,
अच्छा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लो सुनो, आपसे कोई 2 घंटे पहले तुम डाक बंगले में आराम करने गए अस्पताल में। तुम्हारी तरफ से दुश्मनों को खतरा नहीं था, लिहाजा गरलाश एक डॉक्टर का भेष बदलकर सोनिया के कमरे में गया। उसके हिसाब में सोनिया के होश में आने का वक्त करीब था और उन लोगों का मंसूबा यह है कि तुम्हारी महबूबा आज कम से कम आधी रात तक बेहोश रहे। इस मकसद के लिए गरलाश ने फिर उसके जिस्म में जहर पहुंचा दिया। वहां के डॉक्टरों से कहो कि वो सोनिया का खून टेस्ट करें, उन्हें फिर उसके खून में जहर की वही मिकदार मिलेगी। मगर तुम जल्दी आ जाओ वरना मैं बेमौत मर जाऊंगी। तुम फिक्र न करो। मैंने रिसीवर रखते ही बटरफ्लाई के दिमाग में झांक कर देखा। उस पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले यह जरूरी था। उसके दिमाग में झांकते ही एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। दूसरे पल वो इतदाल से सांस लेती हुई सोचने लगी, ओह, यह सांस की बीमारी अब भी है। हालांकि मैं योगा की मश्क करती हूँ। पहले तो यूं लगता था जैसे दम रुक गया हो। बड़ी मुश्किलों से सांस वापस आती थी। योगा की मश्क से इतना फ़ायदा पहुंचा है कि अब कभी कभी सांस रुकती है। मैंने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं डॉक्टर के कमरे से निकलकर तेज़ी से चलता हुआ सोनिया के कमरे में पहुंचा। कर्नल वहां मौजूद था और डॉक्टर खून की रिपोर्ट बता रहा था। बिल्कुल वही बात थी जो बटरफ्लाई मुझे बता चुकी थी। मैंने कर्नल को तन्हाई में ले जाकर कहा, जनाब, अभी मुझे इत्तला मिली है कि सोनिया के जिस्म में तीसरी बार जहर इंजेक्ट किया गया है। यहाँ के इंतजामात कैसे नाकिस हैं कि दुश्मन भी आसानी से अपना काम करके निकल जाती हैं। तुम्हें किसने इत्तला दी है? मैंने जवाब दिया, जिस तरह दुश्मन के आदमी हमारे दरमियान छुपे रहते हैं उसी तरह एक लड़की दुश्मनों में रहकर मेरे लिए काम कर रही है। उसने अभी फ़ोन पर बताया है कि जब आप मुझसे मिलने डाक बंगला में आए थे उस वक्त गरलाश यहाँ एक डॉक्टर के भेष में आया। मैंने गरलाश के अस्पताल में आने का वक्त बदल दिया। अगर मैं ये कहता कि वो 2 घंटे पहले ही आया था तो बात बिगड़ जाती, क्योंकि 2 घंटे पहले मैं सुजुको के साथ गरलाश का रोल अदा कर रहा था। दुश्मन भी कितने सितम ज़रीफ थे, मुझ जैसे ड्रामाबाज से ड्रामा कर रहे थे। कर्नल जोशुहो अपनी परेशानियों से निढाल हो रहा था। बार बार यही सोच रहा था कि सोनिया जल्द होश में नहीं आएगी तो गरलाश इसी तरह भेष बदल कर उसकी बेटी के पास भी पहुंच जाएगा। जनाब, हिफाजती इंतजामात और सख्त कर दें। सोनिया और सुजुको के कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स को मुकर्रर करें। वो डॉक्टर और नर्स जितनी बार उनके कमरे में जाएं उतनी ही बार उन्हें आते जाते वक्त चेक किया जाए। अगर ऐसे सख्त इंतजामात होंगे तो सोनिया आधी रात तक होश में आ जाएगी। कर्नल ने मेरी राय से इत्तफाक किया। फिर हिफाजती इंतजामात के सिलसिले में मसरूफ़ हो गया। मैं उससे रुखसत होकर अस्पताल से बाहर आया। फिर मिलिट्री की एक जीप कार में बैठकर तन्हा बटरफ्लाई के ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। बटरफ्लाई ने मुझे साइटू के इलाके में बुलाया था जो मियाज़ाकी के शुमाल मगरिब की तरफ है। मैंने एक पेगोडा के सामने गाड़ी रोक दी। फिर कार से बाहर आकर अपने आसपास का जायजा लिया। माहौल शहर खामोशां की तरह चुप था। हवाएं सिसकती हुई गुजर रही थीं, जैसे मेरी आमद पर मातम कर रही हों। मैं पेगोडा के अहाते में दाखिल हो गया। मेरे तरफ में दूर दूर तक रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन मैं फूल नहीं, बारूद की बू सूंघने आया था और अब तक कोई मुझे खुशामदीद कहने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरी जेब में एक रिवॉल्वर तो क्या, एक छोटा सा चाकू भी नहीं था। इस बार मैं फैसला करके आया था कि सोनिया की खातिर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करूंगा। मैंने वसी बरामदा में पहुंचकर पैगोडा के बैरूनी दरवाजे को एक उंगली से हल्का सा धक्का दिया। उसके पट आप ही आप खुलते चले गए। इसके साथ ही जापानी तर्ज की मौसीकी सुनाई देने लगी। ऊदो अंबर के धुएं से धुंधलाए हुए माहौल में सदियों पुराने देवी देवताओं और सांप बिच्छों के खौफनाक मुजस्मे नजर आ रहे थे। सफ़ेद लिबास लहरा रहे थे, दासियां रक्स कर रही थीं और कोई मुगन्नियां ड्रैगोन देवताओं की शान में गीत गा रही थी। मैं दरवाजे में ठिठक गया और सोचने लगा कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। मेरे कदम रुकते ही एक दासी रक्स करती हुई आई। जापानी तर्ज में अपने सर को दोबारा झुकाकर मुझे खुशामदीद कहा। फिर मेरा हाथ थामकर रक्स करती हुई दासियों के दरमियान ले गई। शायद मुझे राजा इंदर बनाने का इरादा था। मैंने एहतियातन उस दासी के दिमाग में झांक कर देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। दूसरे पल वह इतदाल से सांस लेती हुई सोचने लगी, ये सांस की बीमारी जाने कहाँ से लग गई है। कभी कभी एक ही झटके से सांस रुक जाती है। हाय, ये फरहाद कितना हैंडसम है, काश इसके बाजू में पहुंचकर सांस रुक जाती। उसकी सोच पढ़कर मैं चौंक गया। सांस की बीमारी बटरफ्लाई को थी। अब ये दूसरी हसीना भी यही सोच रही थी। वो मेरा हाथ थामे इस इंदर सभा से दूर एक दरवाजे के पास पहुंची। फिर उसे खोलकर मुझे अंदर जाने के लिए कहा, तशरीफ ले चलिए, मिस बटरफ्लाई आपका इंतजार कर रही हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी थी। मैं वहां से गुजरने लगा। वो राहदारी दाएं बाएं 2 सिमत मुड़ गई थी। वहां एक जापानी खड़ा हुआ था। उसने सर झुकाकर मुझे सलाम किया और बाएं सिमत जाने के लिए कहा। मैंने उसकी सोच को पढ़ना चाहा तो एक पल के लिए उसकी सांस भी रुक गई। फिर वो सोचने लगा, ये सांस के मरीजों का अस्पताल है, यहाँ रहकर भी मेरी बीमारी खत्म नहीं हुई। अब मैं किसी बड़े डॉक्टर से रुजू करूंगा। ये सोचते हुए मैं दाएं तरफ की राहदारी से गुजरता चला गया। सांस के इतने मरीजों को देखकर अब मैं बटरफ्लाई की तरफ से भी खटक गया।
वहाँ मैं जिसके दिमाग में भी झांकता उसकी सांस 1 मिनट के लिए रुक जाती। और इस सिलसिले की इब्तदा बटरफ्लाई से हुई थी। मैंने बाएं तरफ की राहदारी से गुजरते हुए बटरफ्लाई की खबर ली। मैं मालूम करना चाहता था कि वो उस पेगोडा के अंदर कहाँ है और किस तरह मेरा इस्तकबाल करना चाहती है। जैसे ही मेरी सोच उसके दिमाग की दहलीज पर पहुंची, उसकी सांस को एक झटका सा लगा। फिर वो सोचने लगी, ये फरहाद वाकई जुबान का धनी है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि वो पैगोडा में पहुंच गया। अब वो मेरी तरफ आता ही होगा। बटरफ्लाई की बकवास पर ध्यान देने के बजाय उस माहौल को देखना चाहा जहां वो मौजूद थी। लेकिन अब उसका ध्यान मेरी तरफ ना था। उसका दिमाग कह रहा था कि उसके आसपास कुछ नहीं, ना पेगोडा की दीवारें हैं, ना ज़मीन है और ना आसमान है। वो खला में बिल्कुल साकित है। मैं परेशान होकर सोचने लगा, ये क्या चक्कर है? उसका दिमाग साकित कैसे हो गया? सिर्फ एक ही बात का पता देता है कि वो जिंदा है मगर सांस नहीं ले रही, और उसका दिमाग मेरी सोच को कबूल नहीं कर रहा। सोचते सोचते मैं तीसरी राहदारी की तरफ मुड़ गया। उस राहदारी के आखिरी सिरा पर एक कमरा था। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और खुले हुए दरवाजे से बटरफ्लाई नजर आ रही थी, वो जो खुद को खला में देख रही थी। उस वक्त कमरे के वस्त में पालती मारे मुराकबे में पहुंची हुई थी। उसके बदन पर रेशम की एक मैक्सी थी। उसके दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए थे, आंखें बंद थीं, पेट पिचका हुआ था। उसका रेशमी वजूद सांसों से खाली था। वो जिंदा थी और मुर्दा भी थी। मैंने कमरे में पहुंचकर उसके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बटरफ्लाई, मैं आ गया हूँ। तुम भी अपने ज़ाहरी खोल से बाहर निकल आओ। मेरी दस्तक उसके दिमाग के बाहर से लौट आई। अगर मैं बुलंद आवाज़ से उसे मुखातिब करता तो उसके मुराकबे में खलल पड़ता। फिर वो आंखें खोलकर मुझे देखने लगती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। वो जिस जहान में पहुंची हुई थी, मैं उसी जहान में उससे मुलाकात करना चाहता था। पहले मैंने एक सरसरी नज़र से कमरे का जायजा लिया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद किया। इसके बाद उस तितली के सामने 2 गज के फासले पर पालती मारकर बैठ गया। कभी मैंने भी योगा की मशकें की थी और कई मिनट तक सांस रोक लेता था। अब बहुत अरसा बाद मुझे अक्ल आई कि मुझे इन मशकों को जारी रखना था। पता नहीं अब मेरी क्या पोजीशन थी। मैंने आजमाइश के तौर पर एक गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने लगा, अपने वजूद को सांसों से खाली करते हुए। मैंने बटरफ्लाई के दिमाग में झांक कर देखा। तब पता चला वो सचमुच खुद को खला में देख रही थी। उसका जिस्म मेरे सामने था, मगर दूसरी बटरफ्लाई इस जिस्म से दूर थी। वो उसकी हमजाद थी या उसकी रूह थी। तिब्बत के लामा मुराकबे के समल को रूह का सफ़र कहते हैं। वो अपने जिस्म को किसी महफूज मुकाम पर छोड़कर रूहानी तौर पर खला में सफ़र करते हैं। पता नहीं वो कितनी चिल्लाकशी और साल साल की मेहनतों के बाद अपने अंदर ये सलाहियतें पैदा करते होंगे। मेरा तो दम उलझने लगा था। मैं फ़ौरन ही जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। बाकायदा मश्क ना करने के बायस मैं 1 मिनट तक भी सांस नहीं रोक सकता था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो बटरफ्लाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, तुम बहुत गहरी साबित हुई। तुम्हारी गहराई तक पहुंचने के लिए मैं अपनी गहराई में डूबी रही, लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकती। मेरा ख्याल है तुम कामयाब नहीं हुए। हाँ, अगर मैं कामयाब होता तो तुम्हारी सोच को खला से पकड़ कर ले आता। वो हंसती हुई बोली, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया, यानी उस फरहाद को पकड़ लिया जो टेलीपैथी जानता है। मैंने पूछा, मेरी ख्याल ख्वानी के साथ ही तुम्हारी सांस को झटका कैसे पहुंचता है? पहले तो खुद ही गौर करो। अभी तुम सांस रोक के बैठे थे, इसका मतलब ये है कि तुम योगा के मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हो। नहीं, इस सिलसिले में मेरी मालूमात महदूद हैं। आज तक मैं यही समझता रहा कि मैं हर जिंदा इंसान के दिमाग में झांक सकता हूँ। तुम्हारी तंजीम में एक टेलीपैथी जानने वाला मास्टर यूशे था। मैं उसके इल्म में आए बगैर उसके दिमाग को भी चुपचाप पढ़ता रहता था। ना उसे खबर होती थी और ना ही मेरी सोच उसके दिमाग से नाकाम लौट कर आती। लेकिन तुम सांस के झटके से अजनबी सोच की लहरों को किस तरह रोक लेती हो? वो अपनी कामयाबी पर मुस्कुराती हुई बोली, टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ सोच की कुव्वत को अफजल समझते हैं। अगर मास्टर यूशे सांसों की बेपनाह कुव्वतों को समझ लेता और योगा पर अमल करता तो तुम्हारे हाथों मारा न जाता। इंसानी जिंदगी में सबसे ज़्यादा सांस अहम है। सांस नहीं है तो दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो टेलीपैथी नहीं है। जंग करने वाले सबसे पहले अपने दिमाग का सामान करते हैं। सुपर मास्टर ने खुद को और अपने अहम मातहतों को तुमसे बचा कर रखने के लिए इस नज़रिए पर अमल किया है कि सांस की आमदोरफ्त को समझने और योगा के तहत उस पर कंट्रोल करने से दिमागी कुव्वत में इस कदर इजाफा होता है कि मेरी ख्याल ख्वानी की लहरें उसे मुतासर नहीं कर सकती, जैसा कि तुम अभी देख चुके हो। लेकिन यह अमल सिर्फ बचाव की हद तक है। हम योगा के तालिब इल्म खुद को टेलीपैथी की लहरों से हत्तुल इम्कान बचा सकते हैं, मगर जवाबी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हम टेलीपैथी नहीं जानते। इब्तदा में सुपर मास्टर के कितने ही ज़हीन मातहतों ने टेलीपैथी सीखने की जान तोड़ कोशिशें की, मगर शमा बीनी के आखिरी मरहला तक पहुँचते पहुँचते किसी की आंखें खराब हो गईं और किसी का दिमाग चल गया। तब पता चला कि इस इल्म का हसूल इतना ही आसान होता तो आज हर गली कूचा में एक फरहाद अली तैमूर नजर आता। तुम वाकई आहनी कुव्वत इरादे के मालिक हो। वो मर मिटने वाली नज़रों से मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारे सुपर मास्टर ने
योगा पर अमल करने वाली हसीनाओं की फौज बना ली होगी। हाँ, इस फौज में सिर्फ लड़कियां नहीं मर्द भी हैं। अब ये लोग तुम्हें अपनी राह पर लगाएंगे। ये योगा फौज बहुत पहले ही मुझसे टेलीपैथी का राज उगलवा सकती थी, फिर मुझे नंगी तलवारों से डराने धमकाने की क्या ज़रूरत थी। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, आइंदा कभी तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि सुपर मास्टर बाज़-औक़ात अपने अहम मातहतों के सामने तुम्हें एक नमूना बनाकर पेश करता है और अपने लोगों में हौसला पैदा करता है कि देखो फरहाद किस तरह नाकाबिल तस्खीर कुव्वत से टकराता है। लिहाजा उन्हें भी ऐसा फौलादी इंसान बनकर रहना होगा। वो शायद मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रही थी, मेरे सवाल के जवाब से कतराने के लिए मुझे मेरी तारीफों में उलझा रही थी। मैंने जवाब मालूम करने के लिए अचानक ही उसके दिमाग को कंट्रोल में लेना चाहा, तो फिर एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। दूसरे लम्हा वह मुस्कुराती हुई बोली, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरे दिमाग के दरवाजे से सोच की खैरात नहीं मिलेगी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने सही इतला दी थी। सोनिया के जिस्म में फिर जहर फैलाया गया है। अहम इतला मिलने के बाद कौन यहाँ ना आता, लेकिन खुद को अहमक समझकर सिर्फ तुम्हारी सलामती के ख्याल से चलाया। नहीं फरहाद, तुम अहमक नहीं हो, सही मायनों में इंसान हो। दूसरों की खातिर खतरात को दावत देते हो। तुम मेरी सलामती के लिए आए हो। मैं दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ। तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमसे दोस्ती करने के लिए। वो फर्श पर खिसकती हुई मेरे करीब आई। मैं सुपर मास्टर की तरफ से दोस्ती का पैगाम लाई हूँ। हालांकि तुमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुमने जजीरा कवाई में उसकी करोड़ों डॉलर की मशीनों को बर्बाद कर दिया। उसके सैकड़ों जानिसार तुम्हारी वजह से मारे गए। पहली बार सुपर मास्टर को अपनी फील्ड छोड़कर फरार होना पड़ा। यहाँ जापान में तुमने उसके एक अहम मिशन को नाकाम बना दिया। अगर तुम दोस्त बन जाओ तो सुपर मास्टर इतने ज़बरदस्त नुकसानात को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेगा। मैंने बैठे ही बैठे ज़रा पीछे खिसकते हुए कहा, तुम्हारे बदन की गर्मी यहाँ तक पहुँच रही है। वह हंसती हुई बोली, मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तुम सुपर मास्टर से दोस्ती कर लो, फिर तुम्हारे सामने दुनिया की कोई चीज़ महंगी नहीं होगी। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में हमारी तंजीम की शाखें हैं। हर मुल्क में हमारे अपने बैंक हैं। हर बैंक में तुम सिर्फ अपना नाम बताकर नोटों की गड्डियां हासिल कर सकते हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर तुम मवासलाती सियारे के जरिए तंजीम के किसी भी अहम आदमी से रब्ता कायम कर सकते हो। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा दिमाग खुद ही एक मवासलाती सियारा है। दुनिया के हर हिस्से की सोचें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मैंने कहकर अलगाते हुए कहा, तुम ये भी भूल रही हो कि दुनिया के हर बैंक के आहनी सेफ को मेरे दिमाग की चाबी आसानी से खोल सकती है, बशर्ते कि मैं बेईमान हो जाऊं। अगर मैं मुसलसल तुम्हारे दिमाग को झटके पहुंचाऊं तो तुम्हारी योगा का हिसार टूट जाएगा। तुम कब तक सांस रोकती रहोगी? तुम 20 मिनट तक ही अमल करती हो। अगर कोई तमाम दिन सांस रोके तो मैं अपनी सलामती के लिए मुसलसल सुबह से शाम तक उससे दिमागी जंग जारी रखूंगा। कभी ना कभी तो उसकी सांस टूटेगी और उसके दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा। उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। शोखी की जगह पर संजीदगी ने ले ली। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देती हूँ। हमने योगा फौज को इसीलिए तुम्हारे पीछे नहीं लगाया कि अभी हम सब योगा के तालिब-इल्म हैं और ज़्यादा देर तक तुम्हारे मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे। मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि तिब्बत का बूढ़ा लामा जो हमें ये इल्म सिखा रहा है, वो 3 दिन तक अपनी सांसें रोकने के बावजूद जिंदा रहता है। अगर हमारी फौज के चंद अफराद भी इस इंतहा को पहुंच गए तो समझ लो इसके बाद तुम्हारी शामत आ जाएगी। तुमने मुझे इस किस्म की धमकियां देने के लिए यहाँ बुलाया है। वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, तुम्हारे लिए सिर्फ एक धमकी काफ़ी है कि सोनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा यरगमाल के तौर पर हमारे पास रहेगी। मैंने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, सोनिया के अतराफ इतना सख्त पहरा है कि अब तुम्हारी तंजीम का कोई भी आदमी अस्पताल तक नहीं पहुंच सकेगा। उसने बड़े यकीन से ठोस लहजा में कहा, इसके बावजूद तुम सोनिया को नहीं पा सकोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आदमी फौजी जवान के भेस में वहां मौजूद हैं। नहीं, अब हमारा कोई आदमी अस्पताल के करीब जाकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता। अब मैं सोनिया के पास खुद मौजूद रहूंगा। तुम भी अपना वक्त ज़ाया करोगे। बहरहाल तुम वहां जाकर अपनी सी कोशिशें कर लो। अगर नाकामी हो तो सोनिया हाथ से निकल जाए तो मुझसे दिमागी राब्ता कायम करना। ऐसी सूरत में तो मैं तुम्हें दिमागी मरीज़ा बनाकर रख दूंगा। मैं देखूंगा कि तुम कब तक सांसें रोकती रहोगी। ऐसी हमाकत करोगे तो सोनिया तुमसे और दूर हो जाएगी। वो हंसती हुई मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। पैगोडा के बाहर उस जापानी नौजवान से सामना हुआ जो पहले राहदारी में मिल चुका था। उसने भी खुद को सांसों का मरीज जाहिर किया, यानी वो भी योगा का तालिब-इल्म था। उसने मुझे देखते ही कहा, फरहाद सान, बड़े से बड़ा इंसान भी गलतियां करता है। तुमने यहाँ की सीक्रेट सर्विस वालों से भी अपने टेलीपैथिक इल्म को छुपाया था, मगर अब कर्नल जोशुहो को तुम्हारा ये राज मालूम हो चुका है। कैसे? मैंने बेयकीनी से पूछा। तुमने हमारे एक बेहतरीन तलवारबाज को टेलीपैथी के जरिए मार डाला। उसकी एक साथी लड़की खुद उसकी तलवार से मर गई।
दूसरी लड़की का हाथ कलाई से कट गया। वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई थी। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की होश में आने के बाद एक कैदी की हैसियत से जब सीक्रेट सर्विस के अफसरों को बयान देगी तो तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों का जिक्र जरूर करेगी? वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस ग्रीस आलूदा कमरे में मैं बैक वक्त कई मसाइल में उलझ गया था। बंद कमरे से बाहर उस कोठी की छत पर महाजराई करने वाले दुश्मनों को ख्याल ख्वानी के जरिए ठिकाने लगा रहा था। सोमिकू से बातों में उलझा हुआ था, फिर मुहासरा करने वाले फौजियों को भी इमदाद के लिए बुला रहा था। ऐसे वक्त में उस बेहोश लड़की को बिल्कुल ही भूल गया। क्या सोच रहे हो फरहाद? बटरफ्लाई ने मुस्कुराकर कहा। अब सीक्रेट सर्विस वालों के सामने भी तुम्हारा राज राज नहीं रहा। क्या वो इस बात को पसंद करेंगे कि तुम उनकी सीक्रेट सर्विस के तमाम राजों तक ख्याल ख्वानी के जरिए पहुंचते रहो और किसी मौका पर उनके लिए भी खतरा बन जाओ? ये वाकई अहम सवाल था। फिलहाल इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं खामोशी से अहाता के बाहर अपनी जीप की तरफ जाने लगा। बटरफ्लाई ने मेरे साथ चलते हुए कहा, सोचो फरहाद, इस मुल्क के सीक्रेट सर्विस वाले जो तुम्हारे दोस्त थे अब तुम्हारे जानी दुश्मन बन सकते हैं। सुपर मास्टर ने दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी तंजीम में यह हुक्मनामा जारी किया है कि फरहाद को मर जाने की हद तक परेशान किया जाए लेकिन उसे मारा ना जाए। एक न एक दिन वो हमारी तंजीम का एक अहम मास्टर बनेगा। लेकिन कर्नल जोशुहो ऐसा नहीं सोचेगा। वो अपने अहम राजों को राज में रखने और अपने मुल्क के मुफाद की खातिर तुम्हें पहली फुर्सत में गोली मारने को हुक्म दे देगा। यकीन ना हो तो अभी जाकर अपने उस मेहरबान को आजमा लो। वो दुरुस्त कह रही थी। कर्नल जोशुहो को मैं आजमा चुका था। वो सिर्फ अपनी बेटी को गर्दाश्त से महफूज रखने के लिए सोनिया से हमदर्दी कर रहा था। सुपर मास्टर दोस्ती करने के लिए सोनिया को मुझसे जुदा करने की धमकी दे चुका था। मैंने कार के पास पहुंचकर बटरफ्लाई से रुखसती मुसाफिया करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो तुम इतनी आसानी से वापस ना जा सकते। मैं इस यकीन के साथ तुम्हें प्यार से रुखसत कर रही हूँ कि तुम सोनिया की खातिर वापस आओगे। अब जाओ, मैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके सो फार, मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कहा। सो फार, अगर ज़रूरत हुई तो तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैंने ज़रा दूर जाने के बाद सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो मेरी सोच की लहरों से दूर थी। फिर मैंने कर्नल जोशुहो की सोच को अपनी गिरफ्त में लिया। वो सोनिया के कमरे के सामने एक ईजी चेयर पर नीम दराज था। रात ज़्यादा हो चुकी थी। ये उसके आराम से सोने का वक्त था, मगर वो परेशानी में उलझा हुआ जाग रहा था। पहरा देने वाले फौजी उसके सामने चाको चौबंद थे। सोनिया के कमरे में सिर्फ एक डॉक्टर को मुकम्मल तलाशी और इत्मीनान के बाद जाने की इजाज़त मिलती। इस बात का यकीन था कि अब गर्लाश वहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा। इसके बावजूद अब कर्नल मेरी तरफ से परेशान होकर जाग रहा था। उसके सोचने के अंदाज ने बता दिया कि उसे मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का इल्म हो गया है और अब वो सोच रहा था कभी भी गैर मुल्की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं फरहाद पर भी सिर्फ काम निकालने की हद तक भरोसा करता रहा। अपनी सीक्रेट सर्विस के खास मातिहत को उसकी रिहाइशगाह में मुलाजिम बनाकर रखा। रिहाइशगाह के बाहर भी उसकी निगरानी होती रही, मगर यह क्या मालूम था कि वो हम सबके दिमागों में बैठकर धोखा दे रहा है। मैंने उसकी सोच में कहा, यह दुरुस्त है कि वो फरेबी है, मगर तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहिए। फरहाद ने मेजर यामागुची जैसे आस्तीन के सांप को पटारे में बंद किया है। अगवा की जाने वाली सुजुको को वापस मेरे पास पहुंचाया है। उसकी मेहनतों से हमने किले के तय खाने से बहुत सी अहम मालूमात हासिल की हैं। अब भी सुजुको की जिंदगी को खतरा है। फरहाद और सोनिया ही गर्लाश के जहरीले वजूद को कुचल सकती हैं। मुझे अफादी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ज़रा नरम होकर बल्कि मजबूर होकर सोचने लगा। हाँ, उससे फ़ायदे बहुत हैं, मगर वो ऐसा सांप है जो सपेरे की बीन पर अताज से नाचता ज़रूर है, मगर मौका मिलने पर उसे टस लेता है। इसीलिए मुझे फर्मा बरदारी दिखा रहा है, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे राज दूसरे मुल्कों तक पहुंचा देगा। मैंने कहा, सांप ख्वाह कितना ही जहरीला हो, तजुर्बाकार सपेरा हर मुमकिन तदबीर से उसे अपनी मुट्ठी में बंद रखता है। मुझे भी फरहाद को अपना पाबंद बनाकर रखने की तदबीर सोचनी चाहिए। कितनी तदबीरें सोच चुका हूँ, फरहाद के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जीप तेज रफ्तारी से अस्पताल की जानिब दौड़ती जा रही थी। कर्नल की नीयत मालूम हो चुकी थी। अब ये बात समझ में आ गई थी कि इस मुल्क से अपना दाना पानी उठने वाला है। मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सुपर मास्टर की दोस्ती कबूल कर लूँ? बाज़ औक़ात अपनी जान बचाने के लिए अपने असूलों से ज़रा हटना भी पड़ता है, लेकिन मैं अभी खुद को मजबूर नहीं समझता था। कर्नल सोच रहा था और मैं सुन रहा था। इतने में एक ऑफिसर ने उसके सामने आकर कहा, सर, सोमी को फरहाद के मुतल्लिक जुबान नहीं खोल रही। वो कुछ तो कहती होगी? कर्नल ने पूछा। सिर्फ यही कि वो फरहाद से मोहब्बत करती है। जब उस पर नंगी तलवारों से हमले होने लगे तो उसने अपनी तलवार फरहाद को दे दी।
फरहाद ने तलवार से एक लड़की को कत्ल किया, दूसरी लड़की की कलाई उड़ा दी और उनके लीडर से जंग की। उसे दीवारों से टकरा टकरा कर पहले उसे बेहोश कर दिया, फिर उसके सीने में भी तलवार उतार दी। वो कहती है कि उसे फरहाद की टेलीपैथी का इल्म नहीं है और जिस लड़की की कलाई कट गई है उसके बयान की सच्चाई पर कहाँ तक यकीन किया जा सकता है। सर, उस लड़की का बयान दुरुस्त है। सोमी को झूठ कह रही है। उसका झूठ इस तरह पकड़ा जाता है कि फरहाद के पाँव में स्केटिंग के जूते नहीं थे। वो ग्रीस आलूदा फर्श पर नंगे पाँव उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने यकीनन टेलीपैथी के जरिए उन्हें हलाक किया है। कर्नल कोई जवाब दिए बगैर सोचने लगा। बेशक वो बदमाश टेलीपैथी जानता है। एक ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि वो मेरे ख्यालात भी पढ़ रहा होगा, मगर कैसे पढ़ रहा होगा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये सोचकर उसने अपने मातहत ऑफिसर से पूछा, क्या तुम्हें टेलीपैथी के मुतालिक कुछ मालूमात हैं? सर, किताबें पढ़ने की हद तक जानता हूँ कि ये इल्म जानने वाला किसी के भी ख्यालात पढ़ सकता है, मगर कैसे पढ़ सकता है? अगर मैं आंखें बंद किए बैठा रहूं तो तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारी आहट से पहचान सकता हूं कि तुम मेरे करीब हो, लेकिन टेलीपैथी जानने वाला दिमाग तक पहुंच जाए तो क्या कोई आहट सुनाई नहीं देती? पता नहीं सर, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा और इसका ज़ाती तजुर्बा भी नहीं, मगर मेरी अकल कहती है कि कोई अजनबी सोच में मुदाखलत करे तो हमारे दिमाग में हलचल सी होगी या कुछ बेचैनी सी महसूस होगी। कर्नल ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। मैं बहुत देर से अपने दिमाग को टटोल रहा था, मगर मेरा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है। तुमने बड़ी जहानत की बात की है। इसके बावजूद हमें दिमागी तौर से मोहतात रहना चाहिए। दूसरे तमाम अफसरों से कह दो कि अगर वह दिमागी बेचैनी महसूस करें तो बहुत मोहतात अंदाज में ये तजुर्बा भी करें कि फरहाद की ख्याल ख्वानी की तकनीक क्या है, फिर मुझे भी इससे आगाह किया जाए। बेहतर जनाब। सोमी कू के बारे में क्या हुक्म है? उसे झूठ बोलने दो, उस पर तशद्दुद ना करो। अभी मैं फरहाद को नाराज नहीं करना चाहता। मैं सोमी कू की सोच नगरी में पहुंच गया। उस वक्त वो एक खाली कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर 1000 कैंडल पावर की तेज रोशनी फेंकी जा रही थी। मुजरिमों से कोई बात उगलवाने के लिए ऐसे इकदामात किए जाते हैं। सोमी को निढाल थी। उसकी सोच बता रही थी कि उसका जिस्म सुन्न हो चुका है। उसे 3 बार बिजली के झटके पहुंचाए गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर इस वक्त उन जालिमों पर गुस्सा नहीं उतार सकता था। बस रह रहकर सोमी कू पर प्यार आ रहा था। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोमी कू, मैं फरहाद तुमसे मुखातिब हूँ। वह चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। तेज रोशनी उसके चेहरे पर थी। आसपास अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो सोचने लगी, ये फरहाद है या मेरी अपनी सोच है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम फिर भूल रही हो। मेरे लहजे में मेरी सोच को पहचानो। तुम्हें इस तरह भी यकीन आ जाएगा कि ये तेज रोशनी अब बुझने वाली है। ओह फरहाद, मुझ पर जुल्म हो रहा था और तुम खामोश तमाशाई की तरह देख रहे थे। मुझे दुश्मनों ने उलझा लिया था। मैं तुम्हारी खबर ना ले सका। मुझे बेहद अफसोस है जान। हाय, तुमने मुझे जान कहा। बस मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। अब ये लोग मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दें तब भी मैं साबित कदम रहूंगी। अब मुझे यकीन आ गया सोमी को, अब मेरे जीते जी तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। इतना कहते उसके चेहरे पर रोशनी बुझ गई। ये तो मैं पहले ही जानता था, क्योंकि कर्नल ने कह दिया था कि अब सोमीकू पर जुल्म ना किया जाए। सोमीकू ने खुश होकर कहा, फरहाद तुमने दुरुस्त कहा, ये रोशनी बुझ गई है। अब खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। इसके लिए ज़रा सब्र करना होगा। मैं सोनिया के होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारे दिमाग में हाजिरी देता रहूँगा। बहरा नाश्ते की ट्रे ले आया। मैं कार में ही बैठकर खाने में मसरूफ़ हो गया। मेरी कार के आगे पीछे 2 गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गईं। फिर उनमें से मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर बाहर निकल आया। मेरे करीब पहुंचकर बोला, मिस्टर फरहाद, आप कहाँ गुम हो गए थे? कर्नल साहब का हुक्म है कि आपको फ़ौरन उनके सामने हाजिर किया जाए। उसका लहजा और उसके अल्फाज चुगली खा रहे थे कि वो जबरन मुझसे नरमी बरत रहा है। मैंने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ फिर चलूँगा। ऑफिसर ने मुझे घूर कर देखा, मगर नज़रें मिलते ही फ़ौरन मुस्कुराने लगा। मैंने खाने का बिल अदा करने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। फिर मेरी गाड़ी के आगे पीछे इंटेलिजेंस वालों की गाड़ियां दौड़ने लगी। रास्ते में मैंने सोनिया की खबर ली। वो अब तक मेरी पहुंच से दूर थी। अब 2 घंटे की ही बात थी। मैंने वक्त ज़ाया करने के लिए अपनी कार सड़क के किनारे रोक दी। मेरे पीछे जो गाड़ी थी वो मेरे साथ रुक गई, मगर आगे वाली गाड़ी और आगे बढ़ गई। ऑफिसर झुंझलाकर पिछली गाड़ी से निकलकर मेरे पास आया, फिर गरज कर बोला, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैंने कार की खिड़की से सर निकाल कर कहा, सिगरेट नहीं है, मैं एक पैकेट खरीदना चाहता हूँ। उसने जल्दी से कहा, आप यहीं तशरीफ़ रखें, आपको सिगरेट का पैकेट मिल जाएगा। उसने एक मुसल्ला नौजवान को हुक्म दिया कि वो एक पैकेट खरीद कर ले आए। इतने में मैंने सोमीकू से रब्ता कायम किया। उसकी सोच ने बताया कि वो हवालात के एक बिस्तर पर लेटी हुई है और मेरा इंतज़ार कर रही है।
मैंने कहा, हेलो सोमी को। वो चौंक कर उठ बैठी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच के जरिए समझ रहा हूं कि तुम कहाँ हो। ये इंटेलिजेंस वाले मेरे भी खिलाफ हो गए हैं, इसलिए तुम्हें तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। मैं तुम्हारे लिए सारी उम्र कांटों के बिस्तर पर सो सकती हूँ। इतने में सिगरेट का पैकेट आ गया। मैंने एक सिगरेट निकालकर सुलगाने में थोड़ा वक्त ज़ाया किया और सोमीकू से कहा, अब तुम सो जाओ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें वहां से निकाल कर ले जाऊंगा, शब्बा खैर। मैंने सिगरेट का एक कश लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। ऑफिसर मेरी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। मिस्टर फरहाद, अब आप हमारा वक्त ज़ाया न करें। हमने कर्नल को खबर पहुंचा दी है कि आप हमारे साथ अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या सोनिया को होश आ गया है? मुझे नहीं मालूम। हम कर्नल से किसी की खैरियत नहीं पूछते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। मैं खामोश होकर सुजुको के पास पहुंच गया। वो इस ख्याल से घबरा रही थी कि अगर वो मेरा सामना करेगी तो मेरा चेहरा देखते ही उसे गरलाश याद आ जाएगा, फिर उसे मुझसे भी खौफ आएगा। मैंने समझाया, ये तो पागलपन होगा। फरहाद फिर फरहाद है, वो गरलाश तो नहीं बन जाएगा। उसकी सहमी हुई सोच ने कहा, मगर वो गरलाश बन गया था। मैं उसे फरहाद समझती रही। अब भी अगर फरहाद सामने आएगा तो मैं कैसे यकीन करूंगी कि वो फरहाद ही है? यकीन इसलिए करना चाहिए कि उसके पास शनाख्ती कार्ड होगा। फिर डैडी के मातहत उसे अच्छी तरह चेक करने और मुतमईन होने के बाद मेरे सामने आने की इजाज़त देंगे। इस ख्याल से उसे इत्मीनान हुआ। वो सोचने लगी, हाँ, मेरे अतराफ सख्त पहरा है। मैं फरहाद से मिलना चाहूँगी तो बाकायदा चेकिंग के बाद मुझे असली फरहाद ही मिलेगा, लिहाजा मुझे उससे मिलना चाहिए। अब मैं फरहाद से ज़रूर मिलूंगी। मैंने उससे रब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारी गाड़ियाँ हस्पताल के कंपाउंड में पहुँच गई थीं। मैं कार से उतरकर ऑफिसर के साथ हस्पताल की इमारत में दाखिल होने लगा। वो मुसल्ला नौजवान मेरे पीछे थे और चाहते थे कि मैं खुद को कैदी ना समझूं, मगर उनका रवैया उनके इरादों की चुगली खा रहा था। वो मुझे लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर ले गए, जहां सोनिया और सुजुको अपने अपने कमरे में पड़ी हुई थीं। कर्नल उन दोनों कमरों के सामने एक ईजी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने मुसल्ला फौजी मुस्ताद नजर आ रहे थे। मैं कर्नल के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो अपनी जगह से उठकर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। मैंने ताज्जुब से पूछा, जनाब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? उसने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने मेरे सामने इजी चेयर पर बैठते हुए पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं आपको बता कर गया था कि मैं अपने एक साथी से मिलने जा रहा हूँ जो दुश्मनों में रहकर मेरे लिए काम करता है। उसने मुझे बताया था कि गरलाश ने तीसरी बार सोनिया के जिस्म में जहर इंजेक्ट किया है। कर्नल ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तुम्हारा कोई आदमी दुश्मनों में रहकर काम नहीं करता, बल्कि तुम टेलीपैथी के जरिए तमाम मालूमात हासिल करते हो। मैंने शदीद हैरानी का इजहार किया। टेलीपैथी? ये आप क्या कह रही हैं? ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, मेरी तरफ देख कर बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। मैं एक अहमक की तरह मुंह खोलकर उसकी खोपड़ी को तकने लगा। फिर मैंने कहा, जनाब, आप मुझे जादूगर क्यों समझ रही हैं? मैंने तो अब तक यही देखा है कि टेलीपैथी किताबों की हद तक दिलचस्पी लेने वाला इल्म है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई किसी की सोच को पढ़ लेता है। क्या आपकी अकल इसे तस्लीम करती है? वो उलझे हुए ज़हन से सोचने लगा। वाकई अकल नहीं मानती कि कोई मेरी सोच को पढ़ सकता है, मगर उस कैदी लड़की का बयान झुटलाया नहीं जा सकता। ये सोचने के बाद उसने मुझसे यही सवाल किया। मैंने जवाब दिया। मैं जब उस ग्रीस आलूदा कमरे में पहुंचा तो यकीनन निहत्था था, लेकिन इसके बाद सोमिको ने मुझे अपनी तलवार दे दी थी। मैंने उसी तलवार से उनका मुकाबला किया। मैं वही बातें कहने लगा जो सोमिको उनसे कह चुकी थी। कर्नल सर झुकाकर सोचने लगा। दोनों का बयान बिल्कुल एक है, मगर हो सकता है कि दोनों ने एक जैसा बयान सबक की तरह याद कर लिया हो। कुछ समझ में नहीं आता। जब तक मैं इसे आजमाऊंगा नहीं तब तक इस पर एतमाद नहीं करूंगा, मगर इसे किस तरह आजमाना चाहिए, वो आजमाइश का कोई तरीका सोचने लगा। उसी वक्त एक मुसल्ला नौजवान ने आकर कहा, सर, आपकी साहिबजादी मिस्टर फरहाद से मिलना चाहती हैं। कर्नल चौंक कर मुझे देखने लगा। वो सोच रहा था कि गरलाश फिर फरहाद बनकर ना आ गया हो। उसने फौरन पूछा, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? मैंने जेब से कार्ड निकाल कर आगे बढ़ा दिया। एक ऑफिसर मेरे हाथ से कार्ड लेकर देखने लगा। कर्नल ने कहा, फरहाद को किसी कमरे में ले जाकर चेक करो। इत्मीनान होने के बाद इसे सुजुको के कमरे में ले जाना। वो अपनी जगह से उठकर बेटी के कमरे में चला गया। ऑफिसर और दो फौजी मेरी तलाशी लेने लगे। इस दौरान मैं सुजुको के दिमाग में झांकता रहा। कर्नल अपनी बेटी से कह रहा था, जब तुम अस्पताल आई तो बहुत सहमी हुई थी, फरहाद से भी नहीं मिलना चाहती थी। अब तुम्हारा खौफ किस तरह दूर हो गया? पता नहीं डैडी, मैं बहुत देर से उसी के बारे में सोचती जा रही हूँ। वो मेरे दिल में है, दिमाग में है। दिमाग में है? कर्नल ने चौंक कर पूछा। क्या तुम महसूस करती हो कि वो तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर तुमसे बातें करता है? वो सर झुकाकर शर्माने और मुस्कुराने लगी। भला एक बेटी अपने बाप के सामने ऐसी बात का क्या जवाब दे सकती थी? कर्नल ये भूल गया कि जवानी में लड़कियां ऐसी बातों से शर्माती हैं
उसने कहा, सूजी खामोश ना रहो, मेरी बातों का जवाब दो। फरहाद तुम्हारे दिमाग में तुमसे क्या कहता है? मैं क्या बताऊं डैडी, आप मुझसे ऐसी बातें हरगिज ना पूछें। पूछना ज़रूरी है, तुम नहीं जानती। फरहाद काबिल एतमाद नहीं रहा। हमें पता चला है कि वो टेलीपैथी जानता है, किसी के भी दिमाग में बैठकर बातें कर लेता है। सुजुको ने बाप को बेयकीनी से देखा, फिर कहा, फरहाद टेलीपैथी जानता है? नहीं डैडी, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, जबकि मैं खुद यकीन की हद तक पहुंचने के लिए उसे आजमाना चाहता हूं। तुम मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि तुम अपने दिमाग में उसे किस तरह महसूस करती हो। यानी इस तरह कि वो कहते कहते रुक गया, क्योंकि मैं वहां पहुंच गया था। सुजुको मुझे देखते ही सहम सी गई। ऑफिसर ने कहा, हमने इत्मीनान कर लिया है, ये मिस्टर फरहाद हैं। उसका खौफ दूर हो गया। वह मुस्कुराकर मुझे देखती हुई सोचने लगी, हाँ ये वही है जिससे मिलने के लिए मैं कब से बेचैन हूँ। वो कनखियों से बाप को देखने लगी ताकि वो चला जाए, लेकिन उस बूढ़े का इरादा बदल गया। अब वो मुझे दामाद बनाने के ख्वाब नहीं देख रहा था। मेरी टेलीपैथी उसके दिमाग में निश्तर की तरह चुभ रही थी, इसलिए वो सुजुको को मेरे पास तन्हा छोड़कर उसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, हेलो सुजुको, कैसी हो? वो बदस्तूर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू वेरी वेल। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं मजबूर था, तुम्हारे डैडी जानते हैं कि मैं किस कदर मसरूफ़ हूँ। कर्नल ने फ़ौरन ही मेरी तायद की, हाँ सूजी, अभी तुम आराम करो, मैं फरहाद को साथ ले जा रहा हूँ, तुम सुबह बातें कर लेना। नहीं डैडी, वो ज़िद करने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं फरहाद से बातें करूँगी। कर्नल ने ज़रा सख्त लहजा में कहा, सूजी बेजा ज़िद ना करो, जब तक करलाश गिरफ्तार नहीं होगा तुम फरहाद से नहीं मिलोगी। ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, चलो फरहाद। मैंने जाने से पहले सुजुको पर एक हसरत भरी नज़र डाली ताकि उसे पता चल जाए कि हम जबरन जुदा किए जा रही हैं। फिर मैंने कर्नल के साथ कमरे से बाहर जाते हुए सुजुको की सोच को भड़काया। डैडी ने मेरी बात ना मानकर फरहाद के सामने मेरी इंसल्ट की है। उफ माय गॉड, फरहाद के सामने मेरी कैसी सुबकी हुई होगी, वो क्या सोचता होगा। मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं चीखूंगी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। कर्नल घबराकर कमरे की तरफ पलट गया। दूसरे फौजी जवान भी मेरे साथ कमरे में आ गए। कर्नल बेटी का बाजू थामकर पूछ रहा था, सूजी क्या हुआ है तुम्हें, क्यों चीख रही हो? उसने बाप के हाथों को झटक कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे बातें नहीं करना चाहती। आप मेरे डैडी नहीं हैं। क्या इसलिए डैडी नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? हाँ, आपने फरहाद के सामने मेरी इंसल्ट की है, मैं आपसे नहीं बोलूँगी। मैंने बज़ाहिर उसे समझा दिया, सुजुको, बाप की बात मानने वाली लड़कियाँ इस तरह अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करती। फिर मैंने उसकी सोच में कहा, ऐसे बाप की ऐसी की तैसी। सुजुको ने सोच के मुताबिक वही बात अपनी ज़ुबान से कह दी। कर्नल ने गुस्से से गरज कर कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इस कदर सर पर चढ़ा दिया है कि आज तुमने मुझे गाली दे दी। बस बहुत हो चुका लाड प्यार, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। वो एक ऑफिसर को बुलाकर हुक्म देने लगा कि सुजुको को कड़ी निगरानी में टोक्यो पहुंचाया जाए। वहां भी इसके इतराफ सख्त पहरे का इंतजाम किया जाए जब तक गरलाश गिरफ्तार नहीं होगा। सुजुको से उसकी मम्मी के सिवा कोई नहीं मिल सकेगा। सुजुको फिर जिद करने लगी कि वो टोक्यो नहीं जाएगी। मैंने कहा, जनाब सुजुको नादान है, इससे गलती हो गई है, आप इसे मुआफ़ कर दें। तुम खामोश रहो, मैं किसी की सिफारिश सुनना नहीं चाहता, आओ मेरे साथ। मैं मजबूरन उसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया। एक ऑफिसर और फौजी नौजवान सुजुको को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे। मैं सिर्फ बवक्ते ज़रूरत अपने बचाव के लिए उसे ढाल बनाना चाहता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर प्लानिंग टेलीपैथी के जरिए पाए तकमील को पहुंच जाए, कभी नाकामी भी होती है। सुजुको जा चुकी थी। कर्नल मेरे सामने गुस्से से टहल रहा था, मगर वो भी ज़िद्दी बेटी का बाप था। मुझे आस्तीन का सांप समझकर बेटी के हक में जो फैसला कर चुका था, उस फैसले को बदलना नहीं चाहता था। मैंने सुजुको के दिमाग में झांक कर देखा। वो फौजियों के दरमियान एक कार में बैठकर जा रही थी। मैं थक हार कर बैठ गया। कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और दिमाग को फिक्र परेशानी से खाली करने लगा। मैं थोड़ी देर तक पुरसुकून रहा। सोनिया बंद कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी और मैं उसके दिमाग के धुंधलक्के में देख रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि उसका दिमाग जाग रहा है। ये बेदारी की बहुत ही कमज़ोर सी इब्तदा थी, लेकिन इस कमज़ोरी को मैं सोच की तवानाई पहुंचाने लगा। बहुत धीरे धीरे बड़ी मोहब्बत से उसे पुकारने लगा, सोनिया मेरी जान, मुझे पहचानो, मैं फरहाद हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पहचान रही हूँ। उसकी आंख खुली हुई थी। तुम्हारी सोच से तुम्हारी कमज़ोरी का पता चल रहा है। तुम आराम से लेटी रहो, मैं डॉक्टर से जाकर मिलता हूँ, वो तुम्हारी तवानाई बहाल करने के लिए कुछ करेगा, ज़रा ठहरो। मैंने आंखें खोल कर देखा। कर्नल अभी तक मेरे सामने टहल रहा था। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जनाब, यहाँ फ़ोन पर मुझे इतला मिल चुकी थी कि सोनिया आधी रात के बाद होश में आ जाएगी। अब वक्त हो चला है, प्लीज़ आप डॉक्टर से कहें कि वो फ़ौरन सोनिया को अटेंड करे। कर्नल ने कहा, नहीं, तुम यहीं ठहरो, सोनिया के पास सिर्फ डॉक्टर जाएगा। जब वो होश में आ जाएगी तो तुम मेरे साथ कमरे में जाओगे। मैं मजबूर होकर बैठ गया और डॉक्टर के दिमाग में झांकने लगा कि वो सोनिया के होश में आने के मुतल्लिक क्या राय कायम करता है।
वो कमरे में पहुंचकर सोनिया की नब्ज देख रहा था, फिर इस बात में सर हिलाकर सोचने लगा। आसार बता रही हैं कि ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। ये सोचने के बाद उसने सोनिया के बाजू में एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए मैं सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। वो चुपचाप आंखें बंद के लेटी हुई थी। मैंने पूछा, सोनिया अब क्या हाल है? तुम मेरे दिमाग में खुद ही महसूस कर सकते हो, वैसे ही कमजोरी है। फिक्र न करो, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, तुम अभी कुछ तवानाई महसूस करोगी। वह हैरानी से पूछने लगी, डॉक्टर इंजेक्शन? ये क्या कह रहे हो? मुझे तो किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया। सोनिया, कमजोर दिमाग से ना सोचो, डॉक्टर तुम्हारे पास ही मौजूद है। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे चारों तरफ तारीकी नजर आ रही थी, हालांकि उसके कमरे में रोशनी थी। मैंने घबरा कर सोचा, क्या सोनिया अंधी हो गई है? उसे रोशनी और कमरे में खड़ा हुआ डॉक्टर क्यों नजर नहीं आ रहा? सोनिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा गया? वो घबरा कर अपने आसपास देखने लगी। दूर एक दीवार के रोशनदान से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। मैंने पूछा, सोनिया, कमरे में इतनी रोशनी है, उस रोशनी को तुम क्यों नहीं देख सकती? वो परेशान होकर बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें कमज़ोर पड़ गई हैं? क्या तुम मेरी सोच के जरिए देख नहीं सकते कि इस कमरे में रोशनी नहीं है और मैं नंगे फर्श पर लेटी हुई हूँ? मैं एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। कर्नल ने चौंक कर पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? मेरा दिल घबरा रहा है जनाब, खुदा के लिए मुझे फ़ौरन सोनिया के पास जाने दे। मगर क्यों? ऐसी घबराहट और जल्दी क्यों है? अब तक तो तुम बड़े सुकून से बैठे हुए थे। वो मुझे चुभती हुई नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, मेरी छठीस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। छठीस कह रही है या तुम्हारी टेलीपैथी तुम्हें किसी गड़बड़ की इतला पहुंचा रही है? मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आप जो कुछ भी समझ लें, मगर मुझे फ़ौरन कमरे में जाने दें। अच्छा चलो। वो मेरे साथ चलता हुआ कमरे में पहुंच गया। सामने बिस्तर पर सोनिया आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि सोनिया की आंखें खुली हुई हैं और वह एक तारीक कमरे के नंगे फर्श पर लेटी हुई है। टेलीपैथी के असूलों के मुताबिक मैंने सोनिया की सोच से राब्ता कायम किया था, लिहाजा दिमाग की स्क्रीन पर नजर आने वाली सोनिया मेरी अपनी थी। जो अस्पताल के बिस्तर पर थी वो कोई और थी। एकदम से मुझे बटरफ्लाई की बातें याद आईं। उसने कहा था, सोनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वो हमेशा यरगमाल के तौर पर हमारे पास रहेगी। मेरे दिमाग में झुंझुनाहट सी होने लगी। अब मेरी सारी फिक्र, परेशानी और तवज्जो सोनिया के लिए थी। मैंने कहा, सोनिया, मैंने ज़बरदस्त फ़रेब खाया है। यहाँ मेरे सामने एक और सोनिया है, ज़रा मैं उसका असली चेहरा देख लूँ, फिर तुमसे राब्ता कायम करूँगा। उसी वक्त कर्नल ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दिमाग की बाजीगरी में मसरूफ़ हो। अब तुम अपनी असलियत मुझसे नहीं छुपा सकोगे। सच सच बता दो कि तुम किस लिए परेशान हो। मैं खामोशी से चलता हुआ बिस्तर के पास गया, फिर नकली सोनिया पर झुककर उसकी गर्दन और गिरबान के अंदर उंगलियां डालकर ये देखने लगा कि मास्क कहाँ तक पहुंचाया गया है। पीछे गर्दन पर मास्क का जोड़ घने बालों के पीछे छुपा हुआ था और सामने गिरबान के पीछे भी वो जोड़ महसूस हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मास्क को उतारने लगा। वो नीम बेहोशी की हालत में करा रही थी। पर्दा उठ गया। हमारे सामने रुथ माइक बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर, कर्नल, उसके मातहत ऑफिसर और फौजी जवान सब हैरानी से बेहोश पड़ी हुई रुथ को देख रहे थे। कर्नल ने कहा, यह तो वही है जिसे हमने किले से फरार होने का मौका दिया था। तुमने कहा था कि ये दुश्मनों में जाकर हमारे लिए जासूसी करेगी। जी हाँ, ये वही है, मैंने जवाब दिया। तो फिर सोनिया कहाँ है? ये तुम क्या तमाशे कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके सामने हूँ। दुश्मन तमाशे दिखा रहा है। सोनिया अभी तक उनकी कैद में है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं पहले से जानता तो इस तरह अस्पताल में पहरा देने के लिए बैठा न रहता। बहुत पहले ही सोनिया की तलाश में निकल जाता। अब तो मेरी इजाज़त के बगैर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलोगे। फिर उसने ऑफिसर से कहा, इसे हिरासत में ले लो। उसका हुक्म मिलते ही मेरे चारों तरफ स्टेन गन की नालियां उठ गईं। ऑफिसर हथकड़ियां लेकर मेरे सामने आ गया। मैंने उसे कहा, ठहरिए, पहले मेरा कसूर बताइए। बकवास मत करो, कर्नल ने गरज कर कहा। तुमने धोखे से आधी रात तक मुझे अस्पताल में बिठाए रखा। तुम पहले ही टेलीपैथी से मालूम कर सकते थे कि सोनिया को अगवा किया गया है, उसे जहर नहीं दिया गया। जनाब, दूसरी तरफ सोनिया को भी बेहोश रखा गया था। उन्हें शुबा था कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिया उससे राब्ता कायम करूंगा। अब तो दुश्मनों का शुबा भी यकीन में बदल गया है। तुमने अपनी टेलीपैथी के इल्म को मुझसे क्यों छुपाया? मैंने कहा, दुनिया में कौन ऐसा है जो अपना कोई छोटा या बड़ा राज दूसरों से छुपा कर नहीं रखता? आप कितने लोगों के दिलो दिमाग में झांक कर उनके ज़ाती मामलात को टटोलेंगे? मैंने ये बात छुपाकर कोई जुर्म नहीं किया। तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और यह भी अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम टेलीपैथी के जरिए हमारे मुल्क के दाखिली और खारजी मुफादात को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं सोनिया की खातिर तुम्हें तरह दे रहा था कि वो होश में आकर गर्दाश की बू सूंघती हुई उसे गिरफ्तार कराएगी, मगर अब वो नहीं है तो तुम भी नहीं रहोगे। ले जाओ इसे। 2 नौजवान मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। कर्नल ऑफिसर से कह रहा था,
فی الحال اسے اسپتال کے اسٹور روم میں بند کر دو اور محتاط رہو کہ وہ ہم میں سے کسی کو دماغی طور پر نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے حکم کے مطابق مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا گیا۔ کرنل سوچ رہا تھا، صبح ہوتے ہی میں وزارت خارجہ کے دفتر سے رابطہ قائم کروں گا۔ انہیں بتاؤں گا کہ فرحاد اب ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی آسانی سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ وہ پاکستانی باشندہ ہے، مگر یہاں باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے نہیں آیا، لہٰذا اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں دانت پیستے ہوئے سوچنے لگا کہ لوگ کیسے طوطا چشم ہوتے ہیں۔ ابھی تو صبر کے ساتھ اسٹور روم میں بیٹھنا تھا، اس لیے میں نے سونیا کی خبر لی۔ اب وہ اس تاریک کمرے میں تنہا نہیں تھی، کچھ لوگ اس کے آس پاس موجود تھے۔ ایک شخص اس کی نبض دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، تم ہوش میں آ گئی ہو؟ فرحاد نے یقیناً تم سے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ سونیا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا، پلیز مجھے اس سے ملا دو۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی کمزوری کے باوجود تم چالاکی دکھا رہی ہو۔ تم اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی کہ فرحاد تم سے دماغی رابطہ قائم کرتا ہے۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ وہ اپنے چھپے ہوئے علم کو ظاہر کر چکا ہے۔ بہرحال میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اب باقاعدہ تمہارا علاج کروں گا۔ اس نے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ سونیا کو اٹھا کر لے چلیں۔ دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر ایک اسٹریچر کو کھول کر زمین پر رکھا، پھر سونیا کو اس پر لٹا کر وہاں سے لے جانے لگے۔ میں نے کہا، سونیا، وہ ڈاکٹر درست کہہ رہا ہے، میری خفیہ صلاحیتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ سپر ماسٹر مجھے اپنا دوست بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ اوہ، سونیا کی سوچ نے کہا، وہ مجھے یرغمال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کیا تم میری وجہ سے مجبور ہو گئے ہو فرحاد؟ ہاں، تم صرف میری زندگی ہی نہیں ہو، میری جد و جہد کا ایک اہم حصہ بھی ہو۔ میری داستان حیات تمہارے نام سے مکمل ہوگی۔ تم وہاں قید میں رہو اور میں یہاں آرام سے سانس لیتا رہوں، یہ ناممکن ہے۔ میں تمہاری کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کہاں ہو اور کہاں سے گزرتی جا رہی ہو۔ جب اس علاقے کا پتہ چلے گا تو میں تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سونیا نے کہا، فرحاد، میں جس عمارت میں ہوں یہاں سے یہ لوگ شاید مجھے باہر نہ لے جائیں۔ ابھی جو ڈاکٹر میرے سامنے ہے، کیا تم اس کے دماغ میں جھانک کر اس عمارت سے باہر نہیں دیکھ سکتے؟ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن سپر ماسٹر بہت زیادہ محتاط ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو تمہارے سامنے بھیجے گا جو یوگا کے طالب علم ہوں گے۔ میں اسے یوگا کے متعلق بتانے لگا، پھر میں نے کہا، اگر وہ لوگ تمہیں عمارت سے باہر نہیں لے جائیں گے تب میں آزمائش کے طور پر اس ڈاکٹر کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تو میں خود ہی قیدی بنا بیٹھا ہوں۔ سونیا نے چونک کر کہا، تمہیں کس نے قید کیا؟ یہ تقدیر کے کھیل ہیں سونیا۔ سپر ماسٹر جو دشمن تھا وہ دوست بننا چاہتا ہے، اور کرنل جوشوہو جیسا دوست دشمن بن گیا ہے۔ وہ میری ٹیلی پیتھک علم سے خوفزدہ ہے اور اب مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ تم کتنی بری خبر سنا رہے ہو؟ مجھے فوراً بتاؤ، کیا تم اس قید میں مجبور ہو؟ بالکل نہیں، تم فکر نہ کرو، میں صرف اس انتظار میں ہوں کہ یہ لوگ مجھے اسپتال کے اسٹور روم سے دوسری جگہ منتقل کرنے باہر لے جائیں، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اچھا، میں رخصت ہوتا ہوں۔ تم اپنے ماحول کا جائزہ لیتی رہنا، میں اس قید سے آزاد ہونے کے بعد تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ خدا حافظ۔ سونیا سے رخصت ہو کر میں تھوڑی دیر تک اسٹور روم میں بیٹھا دواؤں کی بو سونگھتا رہا، پھر میں نے بٹر فلائی کا تصور کیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، اس کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی، پھر وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ چند ساعتوں تک اس پر نیند کا خمار رہا، وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ نیند کے خمار کے باعث اسے فوراً ہی یاد نہیں آیا کہ میری سوچ کی مداخلت کی وجہ سے اس کی سانس نے رک کر اسے الارم دیا تھا۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، اف، میں کیسا خواب دیکھ رہی تھی، کس طرح چونک کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا ہے۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھر اس کی سوچ نے کہا، میں 12 بجے تک جاگتی ہوئی فرحاد کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ہسپتال میں پڑی ہوئی نقلی سونیا کو آدھی رات تک ہوش آ جانا چاہیے تھا، مگر میری آنکھ لگ گئی۔ اب 2 بج رہے ہیں۔ فرحاد نے اب تک میرے دماغ پر دستک نہیں دی۔ کیا وہ نقلی سونیا ابھی تک ہوش میں نہیں آئی؟ اگر وہ ہوش میں آتی تو فرحاد ضرور میرے دماغ۔ وہ سوچتے سوچتے ٹھٹک گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ ابھی اس کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی تھی۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے خیال کو بھٹکانا چاہتا تھا، مگر اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد سانس لینے لگے گی، اس لیے میں نے 5 منٹ کے بعد اس کے دماغ میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر بدستور سانس رکی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس نے آہستہ آہستہ سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا، فرحاد، تم میری غفلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر دوست بن کر باتیں کرو گے تو میں تمہاری سوچ کی لہروں کو قبول کروں گی، اور اگر مجھے معمول بنا کر ہمارے مفاد کے خلاف معلومات حاصل کرنا چاہو گے تو میں پھر سانس روک لوں گی۔ بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں وہی چاہتا ہوں جو نہیں چاہتا، یعنی مجبوراً ابھی دوست بن کر باتیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ، جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہسپتال میں رتھ سونیا کے میک اپ میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے؟ بٹر فلائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہی تو ایک پتا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم وقت سے پہلے وہ پتا تمہیں نہیں دکھا سکتے تھے،
ایک بے ہوش عورت کو جاپان سے باہر لے جانے میں ہمیں دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ ہسپتال میں رت کو اور ادھر سمندر کے ساحل پر سونیا کو پھر ایک بار زہر کا مزہ چکھانا پڑا۔ آخر 8 بجے رات کو ایک لانچ کے ذریعے سونیا یہاں سے روانہ کر دی گئی۔ میں نے کہا لانچ کے ذریعے اسے لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاپان کے قریب ہی کسی ملک میں گئی ہے۔ وہ ہنستی بھی بولی، تم بہت جلدی اندازے کی تیر چلاتے ہو۔ سونیا تمہارے اندازے سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ لانچ کے ذریعے ایک چھوٹے سے جزیرہ میں بھیجی گئی ہے۔ وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر اسے فارموسا لے گیا۔ فارموسا میں اسے ہیلی کاپٹر سے ایک طیارے میں منتقل کر دیا گیا۔ طیارہ اسے لے کر میں آگے نہیں کہہ سکتی۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، آگے بتانے میں کیا حرج ہے؟ مجھے کہہ دینا چاہیے کہ طیارہ اسے لے کر۔ میں نے وہ سوچ ادھوری چھوڑ دی تاکہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی سوچ میں بولتی چلی جائے، لیکن پتہ چلا کہ میری سوچ کی لہریں اس کے دماغ کو متاثر نہیں کر رہی۔ اس نے پھر سانس روک لی، پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر سانس چھوڑتے ہوئے کہا، فرہاد، ناکام کوششیں نہ کرو۔ تم خیال خوانی کے ہتھ کنڈوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکو گے۔ بٹر فلائی، ابھی تم نے میرے ہتھ کنڈے نہیں دیکھے ہیں۔ صرف 20 منٹ تک سانس روک سکتی ہو اور میں 40 منٹ تک تمہارے دماغ کے اطراف بھٹکتا رہوں گا۔ جب تم اپنے مقررہ وقت کے بعد سانس لیتے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گی تو میں تمہیں دماغی مریضہ بنا کر رکھ دوں گا۔ بٹر فلائی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے چیلنج کیا، ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے ہو، میں تسلیم کرتی ہوں کہ تم مجھے پاگل بنا دو گے، مگر اس کے ساتھ ہی ذرا اپنی سونیا کی خبر لیتے رہنا۔ ہمارے آدمی وہاں اسے پاگل بناتے رہیں گے۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ لوگ اتنی سخت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، فرہاد، سونیا کی حالت بہت نازک ہے، اسے علاج کے لیے تم سے بہت دور بھیج دیا گیا ہے۔ اگر تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو پھر سونیا کو زہر دے دیا جائے گا۔ اس بار وہ زہر کے اثر سے دماغی توازن کھو بیٹھے گی، لہٰذا فوراً ہی اپنا فیصلہ سناؤ۔ دشمنی کے بدلے دشمنی اور دوستی کے بدلے دوستی، دوسرے لفظوں میں دوستی کے بدلے سونیا کی سلامتی۔ بول لو کیا چاہتے ہو۔ میں دشمنی اور دوستی کے ایسے دوراہے پر پہنچ گیا کہ جہاں سے فراریت ممکن نہیں تھی۔ کیا مجھے اپنے بدترین دشمن کی دوستی قبول کر لینی چاہیے؟ میں ہسپتال کے سٹور روم میں ایک قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا دماغ کی اسکرین پر بٹر فلائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کمبل کے سائے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اکتا کر پوچھا، فرہاد، تم سو گئے ہو یا کوئی اہم فیصلہ کر رہی ہو؟ میں سوچ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد جواب دوں گا۔ میں اسے بھول کر سپر ماسٹر سے دوستی کے فوائد اور نقصانات پر غور کرنے لگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سونیا کی سلامتی کی ضمانت مل جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ سپر ماسٹر مجھے بآسانی جاپان سے باہر لے جاتا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ سپر ماسٹر بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی تنظیم میں مجھے ماسٹر کا عہدہ دینا چاہتا ہے۔ میں دنیا کے ہر ملک میں ایک شہنشاہ کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں اور سونیا کو بھی مادام کا عہدہ دوبارہ حاصل ہو جاتا۔ ایک اور اہم فائدہ تھا، میرے ملک کی ایک مائکرو فلم سپر ماسٹر کے پاس رہ گئی تھی۔ میں دوستی کی شرائط پر اسے حاصل کر سکتا تھا۔ ان فوائد کو گننے کے بعد نقصانات کے متعلق سوچنے لگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ناک کو ٹھیس پہنچتی، مجھے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اور میں مجبوراً اور بے بس ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا۔ دوسری بات یہ کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ میں نے مجرم بننے یا مجرموں کا ساتھ دینے کے لیے ٹیلی پیتھک علم نہیں سیکھا تھا۔ تیسری بات یہ کہ مجھ جیسا آزاد رہنے والا تنظیم میں ماسٹر کا عہدہ حاصل کرنے کے باوجود سپر ماسٹر کا ماتحت بن کر رہتا، اور یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہوتی۔ کبھی میرا ضمیر کہتا کہ مجھے تنظیم کا ایک فرد نہیں بننا چاہیے، کبھی دماغ سمجھاتا کہ حالات کے تحت اپنے اصولوں میں ذرا لچک پیدا کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے فوائد پر نظر رکھی، یعنی سونیا کی سلامتی اور مائکرو فلم کی واپسی۔ اس فیصلہ پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے بٹر فلائی کے دماغ پر دستک دی۔ اس کی سانس نے اسے الارم دیا، پھر وہ اعتدال سے سانس لیتی ہوئی بولی، اب جلدی سے اپنا فیصلہ سنا دو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میری یہ فیصلہ کرنے والی سوچ تمہارے حسن کی چکناہٹ پر پھسل گئی ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر بولی، کیا مطلب؟ چھوڑو ان باتوں کو، فیصلہ تمہاری توقع کے مطابق ہے، لیکن میری چند شرائط ہوں گی۔ منظور ہے، اپنی شرائط بیان کرو۔ بٹر فلائی میں ایسے اہم معاملات میں صرف اپنی سطح کے آدمی سے بات کروں گا۔ فرہاد، تم اس معاملہ میں مجھ سے گفتگو نہ کر کے میری بے عزتی کر رہے ہو۔ ذرا صبر کرو، جب میں تمہاری تنظیم میں آؤں گا تو تمہیں عزت کے ہجے بتا دوں گا۔ فی الحال بکواس نہ کرو، میرا فیصلہ اپنے ماسٹر تک پہنچا دو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بڑی عاجزی سے بولی، تم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو، اس لیے تمہاری ہر خواہش ہمارے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گی، مگر تم چاہو تو میرے ذریعے یہ معاملہ طے کر کے میری پوزیشن بڑھا سکتے ہو۔ یہ پوزیشن کیسے بڑھائی جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے سپر ماسٹر کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ مجھے بہت عزیز رکھتا ہے۔ تمہیں دوست بنانے کا کارنامہ تو ایسا ہوگا کہ اس کے صلے میں مجھے مادام کا عہدہ مل جائے گا۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ میری اتنی سی بات مان لو، تم چاہو تو اس کے بدلے اپنی کوئی بات مجھ سے منوا سکتے ہو۔
वैसे तुम वक्त ज़ाया कर रही हो। अच्छी बात है, मैं सुपर मास्टर से राब्ता कायम करती हूँ। अब तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। आध घंटे बाद मुझसे राब्ता कायम करना। ठहरो, शायद आध घंटे बाद मैं तुम्हें जिंदा न मिलूं। क्यों, खुदकुशी का इरादा है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कर्नल जोशुहो ने मुझे अस्पताल के स्टोर रूम में बंद कर दिया है। अब वो मुझे गोली मार देना चाहता है। नहीं, वो परेशान होकर बोली। ये कैसे हो सकता है? वो तो अब तक तुम पर बड़ा मेहरबान था, तुम्हारी सलाहियतों से अपना उल्लू सीधा कर रहा था। अब उल्लू टेढ़ा हो गया है। ये तो तुम जानती ही हो कि कर्नल को मेरी टेलीपैथी का इल्म हो गया है। इसके साथ ये खतरा पैदा हो गया है कि मैं यहाँ की सीक्रेट सर्विस के तमाम राजों की तह तक पहुँच सकता हूँ और दूसरे मुल्कों से उन राजों का सौदा कर सकता हूँ। बेचारा ठीक ही सोच रहा है। क्या तुम उसके सहारे बचकर नहीं निकल सकते? दुश्मन एक या दो हों तो मैं अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन गोली मारते वक्त फायरिंग स्क्वाड में कम से कम 6 निशानाबाज होती हैं। मैं बैक वक्त सभी के दिमागों को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। वो सोचने लगी, वाकई इन हालात में तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें काम नहीं आ सकती। अब तुम्हें एक आम आदमी की तरह अपनी सलामती के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। फिक्र ना करो, तुम्हारी सलामती हमें भी अजीज है। हमारे आदमी तुम्हारी खातिर यहाँ के फौजियों से टकरा जाएंगे। अच्छा, मेरे दिमाग से निकल जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इंतजामात कर रही हूँ। ये कहते ही उसने सांस रोक ली, मुझसे दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं स्टोर रूम के माहौल में वापस आ गया और अपनी कलाइयों पर पड़ी हुई हथकड़ियों को देखने लगा। मेरे हाथ पांव बांध दिए गए थे, मैं हाथापाई नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था और टेलीपैथी का जो हथियार था वो बैक वक्त तमाम दुश्मनों पर आजमाया नहीं जा सकता था। लिहाजा आराम से बैठकर 2 ही काम करने थे। एक तो सुपर मास्टर की तरफ से पहुंचने वाली इमदाद का इंतज़ार, दूसरे ख्याल ख्वानी के जरिया अहम अफराद से राब्ता कायम करते रहना। बड़ी देर के बाद मैं फिर कर्नल जोशुहो के दिमाग में झांकने लगा। वो ट्रांसमीटर के जरिया वजारत खारजा के चीफ सेक्रेटरी से बातें कर रहा था। ऊपर से उसे हदायत मिल रही थी कि फरहाद को गोली मारने के बजाय कुछ इस तरह समझौता किया जाए कि वो हर हाल में हमारे सामने महकूम व मजबूर रहे। कर्नल ने पूछा वो किस तरह? जवाब मिला, फरहाद से कहा जाए कि वो एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता है। शर्त यह है कि वो अपने वतन पाकिस्तान के अहम राज हमारे हवाले करे। अगर वो हमसे गद्दारी करेगा तो हम उसकी हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे। कर्नल ने कहा वो मुहिब्बे वतन है, हमारी ये शर्त नहीं मानेगा। ना माने तो उसकी मौत लाजमी होगी। कर्नल ट्रांसमीटर को ऑफ करने के बाद सोचने लगा। उसे पूरा यकीन था कि फरहाद अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। उससे बातें करना गोया वक्त ज़ाया करना है, उसे फौरन ही ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने उसकी सोच में कहा, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है? मुझे फरहाद से इस कदर खौफजदा नहीं होना चाहिए। उससे बात कर लेना बेहतर होगा। बड़े बड़े 30 मार खान मौत को सामने देखकर अपने मुल्क से गद्दारी पर आमादा हो जाती हैं, शायद वो भी राजी हो जाए। मैंने उसके ख्यालात का रुख मोड़ दिया। वो इसी पहलू से सोचने लगा। मैंने उसे छोड़कर बटरफ्लाई से राब्ता कायम किया। उसकी सांस को झटका पहुंचते ही वो बोली, हेलो फरहाद, अभी मैं तुम्हारे लिए मसरूफ़ हूँ। हमारे मुसल्ला नौजवान उस अस्पताल को घेरने के लिए रवाना हो गए हैं। कर्नल के आदमी जैसे ही तुम्हें अस्पताल के बाहर लाएंगे उन पर हमला कर दिया जाएगा। हमारी तंजीम के एक मास्टर दोस्ती के सिलसिला में तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहते हैं। बताओ तुम उनसे दिमागी राब्ता कैसे कायम करोगे? वो मास्टर कहाँ है? इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। ठीक है, तुम उनसे बातें करो, मैं उनके दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। बटरफ्लाई ने मास्टर को मुखातिब किया। मास्टर, मिस्टर फरहाद चाहते हैं कि मैं आपसे बातें करूं। क्या आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? मास्टर का जवाब बटरफ्लाई के दिमाग ने रिसीव किया और मैं उसके दिमाग की नशरगाह से सुनने लगा। वो कह रहा था, जब तक हमारे और मिस्टर फरहाद के दरमियान दोस्ती के मामलात तय न हो जाएं, मैं अपना सही तारुफ नहीं कर सकता। बेहतर है कि पहले हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। अगर मिस्टर फरहाद मेरी बातें सुन रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपनी दोस्ती की इब्तदा कर दी है। हमारे आदमी उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने गए हैं। मैंने मास्टर से बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए उसके दिमाग में झांक कर देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस भी रुक गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, मैं अपने दिमाग की नगरी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी सांस के एक झटके से ही समझ गए होंगे कि मेरा ताल्लुक इस तंजीम की योगा आर्मी से है। हाँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। सुपर मास्टर ने सिर्फ मुझसे मोहतात रहने के लिए अपनी तंजीम का ढांचा बदल दिया है। अब वही लोग तंजीम के मास्टर और मादाम बनते होंगे जो सांसें रोककर मुझे अपने दिमागों से बाहर निकालना सीख गए होंगे। क्यों, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? हाँ, ये दुरुस्त है। फिलहाल ये हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं। हमें काम की बातें करनी चाहिए। मैं सिर्फ सुपर मास्टर से काम की बातें कर सकता हूँ। मिस्टर फरहाद, आप बेजा जिद ना करें। मैं आपको मशवरा देता हूँ, पहले आप सुन लें। देखिए, आपसे मामला तय करने के लिए एक खास जगह मुकर्रर की गई है। वहाँ तंजीम के तमाम मास्टर आएंगे। हमारी और आपकी तमाम गुफ्तगू बराह रास्त सुपर मास्टर तक कहीं पहुँचती रहेगी और आपको उसी वक्त सुपर मास्टर की तरफ से तमाम बातों का जवाब मिलता रहेगा।
اس سے زیادہ آپ کی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا سپر ماسٹر براہ راست آپ سے گفتگو کرے گا، صرف نظر نہیں آئے گا۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ مجھے یہ مشورہ مان لینا چاہیے۔ فی الحال اتنا کافی ہے کہ سپر ماسٹر سے براہ راست گفتگو ہوگی، پھر رفتہ رفتہ اس پردہ نشین کو بے نقاب کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد کہا، ماسٹر تمہارے اس مشورے کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن تمہیں ماسٹر کہتے وقت یوں لگتا ہے جیسے میں ایک بچے کی طرح اپنے اسکول ماسٹر کو مخاطب کر رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، موت آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور آپ زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھائی کمال ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارے آدمی آپ کو مسلح فوج کے درمیان سے نکال کر لے جائیں گے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے خدا کے سوا کسی پر یقین نہیں۔ میں اس لیے بھی خطرات سے بچ نکلتا ہوں کہ میرا ایمان اور میری قوت ارادی کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ تمہارے جو آدمی مجھے بچانے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکی ہیں، وہ میرے لیے اپنی جانیں تو دے سکتی ہیں، مگر کسی کی بدنصیبی سے نہیں جیت سکتے۔ آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر ہو تو بتائیں۔ ایک تدبیر ہے، غور سے سنو۔ پچھلے دن شام کو میں نے گرلاش بن کر کرنل کی بیٹی سزوکو کو اغوا کیا تھا۔ کیا واقعی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرنل اپنی بیٹی کو مجھ سے منسوب کرنے کے لیے میری سونیا کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ ماسٹر نے اس پلاننگ سے متاثر ہو کر کہا، کمال ہے، سپر ماسٹر درست کہتے ہیں کہ شیطانی منصوبے بنانے میں آپ کا جواب نہیں۔ ہاں، میں نے کہا، اب سونیا تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن اب بھی کرنل کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا سزوکو کو پھر اغوا کیا جائے؟ ہاں، میں نے گرلاش بن کر 24 گھنٹے کی وارننگ دی تھی، ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، لہٰذا گرلاش کی دھمکی پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت عمدہ تدبیر ہے، ہم سزوکو کے بدلے آپ کا مطالبہ کریں گے، مگر وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ اس وقت تک تم ایک نقلی فرہاد تیار کرو تاکہ سزوکو راضی خوشی اسے اپنا محبوب سمجھ کر اس کے ساتھ جا سکے۔ آل رائٹ، 1 گھنٹہ میں ڈمی تیار ہو جائے گی۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر کے سزوکو کی خبر لی۔ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں نے پپا سے بدتمیزی کی ہے، نہ جانے مجھے فرہاد کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، میں دیوانی ہو جاتی ہوں، مجھے پپا سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی وقت میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو سزوکو، میں تمہارا فرہاد بول رہا ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی اور چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ فرہاد کا لہجہ اس کے دماغ سے ابھرا تھا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک سوچ رہی ہو، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعہ تم سے مخاطب ہوں۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ ٹیلی پیتھی؟ ہاں، یاد آیا، پپا کہہ رہے تھے کہ فرہاد ٹیلی پیتھی جانتا ہے، دوسروں کے دماغ کی باتیں پڑھ لیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا فرہاد ابھی مجھ سے بول رہا تھا؟ ہاں میری جان، میں ابھی تم سے مخاطب ہوں، مگر میں کیسے یقین کروں؟ میں ابھی یقین دلاتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جب میں کسی کے دماغ پر قبضہ کرتا ہوں تو میرا معمول میری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ دماغی طور پر بری طرح الجھ رہی تھی۔ میں نے کہا، سوزی یقین کرو کہ میں تمہارے دماغ کے اندر بول رہا ہوں۔ ہاں، یقین کرنے کو جی چاہتے ہیں، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ مگر تم کیسے آؤ گے؟ پپا تمہارے خلاف ہیں، اب تمہیں میرے قریب آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم میرے مشورے پر عمل کرو، اپنے پپا سے معافی مانگ کر ان سے کہہ دو کہ تم نے فرہاد کا خیال دل سے نکال دیا ہے، پھر تمہیں گھومنے پھرنے کی آزادی مل جائے گی۔ اب صبح ہونے والی ہے، تم نیشنل پارک جانے کی اجازت لے لینا، مگر وہ مسلح پہرے داروں کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے، ہمیں گرلاش کی طرف سے خطرہ ہے۔ فکر نہ کرو پہرے داروں کے ساتھ ہی پارک کی طرف جانا، میں تم سے آ کر ملوں گا، لیکن میں کس طرح پہچانوں گی کہ وہ تم ہو یا گرلاش ہے؟ کوڈ ورڈز یاد رکھو، تم مجھے دیکھتے ہی کہنا، جدائی کی رات گزر گئی ہے۔ جواب میں کہوں گا، پیار کی صبح جوان ہے۔ ونڈرفل، وہ خوش ہو کر بولی، میں ضرور آؤں گی۔ ہاں، مگر ٹھیک 1 گھنٹہ بعد۔ ابھی اپنے پپا کو فون کر کے معافی مانگو۔ اچھا، اب رخصت ہوتا ہوں، پارک میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اسے نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد میں نے سونیا کی خبر لی۔ اس وقت چاروں طرف کی الجھنیں ایسی تھیں کہ باری باری ہر ایک کے ذہن میں جھانکتے ہوئے سونیا تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، لیکن کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ گرلاش کے زہر نے اسے بہت ہی کمزور اور بیمار بنا کر رکھ دیا، اس لیے ہر وقت نیند اس پر غالب آ جاتی۔ میں چپ چاپ اس کے خوابیدہ ذہن میں جھانکتا رہا۔ وہ آرام سے سو رہی تھی، میں نے اسے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی ریسٹ واچ دیکھی، پھر ماسٹر کے دماغ پر دستک دی۔ اس کی سانس ایک جھٹکے سے رک کر چلنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہیلو مسٹر فرہاد، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں دوسرا فرہاد تیار ہو رہا ہے، 15-20 منٹ میں وہ ایک دم مکمل ہو جائے گا۔ آپ کرنل کی بیٹی کا پتہ بتائیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کرنل کی بیٹی سزوکو کو ٹھیک 45 منٹ بعد نیشنل پارک کی طرف جانے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلہ میں تم ضروری باتیں نوٹ کر لو۔ پہلی بات تو یہ کہ کرنل اپنی بیٹی کو پارک میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایسی صورت میں کوئی دوسری تدبیر کروں گا، تمہیں منصوبہ کی تبدیلی کی اطلاع ملتی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر سزوکو کو پارک میں جانے کی اجازت ملے گی تو اس کی حفاظت کے لیے مسلح جوان ہوں گے، انہیں بڑی ہوشیاری سے ٹریپ کرنا ہوگا۔
सुजुको अगर नकली फरहाद से कोड वर्ड्स में कहेगी कि जुदाई की रात गुजर चुकी है, तो जवाब में नकली फरहाद कहेगा कि प्यार की सुबह जवान है, और अगर प्यार से वो हासिल ना हो सकी तो फिर कर्नल के आदमियों से टकरा जाना। इतना कहते ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलने लगा। मैंने मास्टर से कहा, मुझे अस्पताल के जिस स्टोर रूम में बंद किया गया है उसका दरवाज़ा खुल रहा है, शायद ये लोग मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे, तुम इंतज़ार करो, मैं फिर राब्ता करूँगा। स्टोर रूम के दरवाजे पर एक ऑफिसर और 2 मुसल्ला नौजवान आगे पीछे खड़े हुए थे। ऑफिसर ने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं चुपचाप स्टोर रूम से निकलकर उनके साथ चलने लगा। अस्पताल के एक कमरे में कर्नल तन्हा बैठा हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। 2 स्टेन गनों का रुख मेरी जानिब था। कर्नल ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि झूठी मोहब्बत और मुरव्वत सब कुछ खत्म हो चुकी थी। वो रिसीवर कान से लगाए अपनी बेटी से बातें कर रहा था, इसलिए मैं इंतजार की हालत में खड़ा रहा। वो सुजुको से कह रहा था, तुम मसरूफियत के वक्त डिस्टर्ब ना किया करो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम बार बार फ़ोन ना करो। मैंने टेलीपैथी के जरिए रिसीवर से सुजुको की आवाज़ सुनी, पप्पा पप्पा, अगर आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है तो मुझे इस फौजी हेडक्वार्टर से निकलने दें, मेरा दिल घबरा रहा है। सुबह के वक्त मैं पार्क में चहलकदमी के लिए जाऊंगी। कर्नल ने एतराज़ किया, बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, क्या अब तुम्हें गर्लाश से डर नहीं लगता? पप्पा, डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप 2 मुसल्ला जवानों को मेरे साथ भेज दें प्लीज़ पप्पा, इस माहौल में मेरा दम घुट रहा है। मैंने फ़ौरन ही कर्नल की सोच में कहा, मेरी बेटी बहुत ही नाजुक मिजाज है, यकीनन उसका दिल घबरा रहा होगा, इसे इजाज़त दे देना चाहिए। वो थोड़ी देर तक मेरी सोच के इशारों पर सोचता रहा। फिर उसने फ़ोन पर एक ऑफिसर को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि 3 मुसल्ला जवानों की निगरानी में सुजुको को नेशनल पार्क जाने की इजाज़त दे दी जाए। फिर वो रिसीवर रखकर मुझसे मुखातिब हुआ, फरहाद, तुम अपना अंजाम जानते हो? अंजाम तो सिर्फ खुदा जानता है। वैसे आपका सोचा हुआ अंजाम यह है कि मुझे गोली मार दी जाएगी, या मेरे मुल्क की कोई कमज़ोरी अपने हाथ में लेकर मुझे हमेशा के लिए अपना मातहत बनाया जाएगा? वो एकदम से चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी सोच कह रही थी, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये कमबख्त टेलीपैथी के जरिया मीलों दूर की सरगोशियाँ सुन लेता है। अपनी हमाकत का पता चलते ही वो उछल कर खड़ा हो गया और गुस्सा में चीख कर बोला, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये तो आप करने वाले हैं, लेकिन ऊपर से जो अहकामात आई हैं आपको उन पर भी अमल करना होगा। पहले आप मुझसे सवाल करें कि मैं ज़िंदगी चाहता हूँ या मौत। कर्नल ने मुझे घूर कर देखा, फिर कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, हाँ बताओ क्या चाहते हो? जो हर इंसान चाहता है, अपनी ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। तो फिर अपने मुल्क की कोई दुखती हुई रग हमारे हाथों में दे दो। वो बड़ी खुशफहमी में मुब्तला था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराहट होंठों पर भी आ गई। कर्नल ने नागवारी से पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये मुस्कुराहट इसलिए है कि आपकी बात मानकर मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। तुमने मेरा मातहत बनने से पहले जो बयान दिया था वो तुम्हारे रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर हम ये बयान दुरुस्त मान लें तो इसका मतलब ये होगा कि तुम अपने मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ नहीं हो। फिर इसका ये मतलब भी होगा कि तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अभी झूठ बोल रहे हो। आप खुद बोलते हैं और खुद ही मतलब निकाल लेती हैं। अगर दूसरे की सुनेंगे तो आपकी बातों का मतलब बदल जाएगा। अच्छा तो सुनाओ, मगर इतना याद रखो कि अब मैं तुम्हारे फ्रेब में नहीं आऊँगा। फ्रेब देने के लिए ज़रूरी है कि अपने सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला किया जाए। लिहाजा मैंने भी मस्का लगा दिया। मैं आप जैसे ज़हीन इंसान को फ्रेब देने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने अब तक टेलीपैथी के सिवा आपसे कोई बात नहीं छुपाई और ना ही कभी झूठ कहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म या मक्कारी है। एक टेलीपैथी की सलाहियत को छुपाकर तुम हम सबको अंदर से कंघालते रहे, हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। अगर आपको या यहाँ की सीक्रेट सर्विस को मैंने कोई नुकसान पहुँचाया हो तो आप बताएं। मेरा दावा है कि आप उन फ़ायद को नहीं गिन सकते जो मेरी और सोनिया की ज़ात से हासिल होते रहे हैं। वह चुप रहकर जवाब सोचने लगा। फिर उसने कुर्सी की पूछते से टेक लगाकर कहा, साफ बात यह है कि तुम एक दीमक हो जो हमारी खुफिया फाइलों को चाट जाओगे। हम तुम्हें मजबूर महकूम बनाकर रखने के लिए तुम्हारे मुल्क की कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी अपने हाथ में रखना चाहती हैं। मुझे फ़ौरन बताओ कि तुम अपनी ज़मानत के तौर पर कौन सी कमज़ोरी हमारे हवाले कर सकते हो। मैं फ़ौरन ही कैसे बता सकता हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ। उसने तंज़िया अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, तुमने चालाकी शुरू कर दी। अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज दूँ, वहाँ तुम हमारे फर्मा बरदार बनकर अपने मुल्क की कमज़ोरियाँ यहाँ भेजा करोगे। मैंने ये नहीं कहा, आप खुद कह रही हैं। मैं तो ऐसा तरीक़ाकार अपनाऊंगा कि आप एक लम्हा के लिए भी मुझ पर शुबा नहीं करेंगे। तो फिर जल्दी बताते क्यों नहीं? आप बताने का मौका कब दे रही हैं? उसने मेज़ पर ज़ोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम बकवास किए जा रहे हो, जल्दी बताओ। मैं इसी मुल्क में आपका मातहत रहकर टेलीपैथी के ज़रिए अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस में पहुँच जाऊँगा। उसने एकदम से चौंक कर मुझे देखा, फिर एक हाथ से अपना सर थाम कर बोला, क्या मुसीबत है? मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारा जिस्म यहाँ रहकर दिमाग दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच सकता है। तुम यहाँ हमारे पाबंद रहोगे तो तुम पर कभी शुबा नहीं किया जाएगा।
फिर मैंने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा। पहली बार उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा दिमाग किस तरह अपने मुल्क में पहुंचेगा और तुम्हारा तरीक़ेकार क्या होगा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप बड़े मोहतात रहने के आदी हैं। अपने किसी भी मिशन की बातें अपने दूसरे मातहतों के सामने नहीं करते, फिर इन लोगों के सामने बातें करना कहाँ तक मुनासिब है। फरहाद, साफ और सीधी बात यह है कि तुम खतरनाक हो। मैं तुम्हारे साथ तन्हाई में बातें नहीं कर सकता। ये मुसल्ला नौजवान यहाँ मौजूद रहेंगे। मैंने मुसल्ला नौजवान पर एक नज़र डाली, फिर मुस्कुरा कर कर्नल से कहा, आप ख्वामखा मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। देखिए, टेलीपैथी के जरिए दुनिया के तमाम हथियार जंगालूद हो जाते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं साबित कर दूं। कर्नल ने हैरानी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये तमाम हथियार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे? जी हाँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक छोटा सा खेल दिखाऊं। मैंने खेल शुरू करने से पहले आसपास का जायजा लिया। कर्नल के पास एक ऑफिसर खड़ा हुआ था। दो नौजवान स्टेन गन उठाए मेरे बाएं तरफ खड़े हुए थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। तब मैंने इस कमरे को पागल खाना बना दिया। एक स्टेन गन वाले नौजवान के दिमाग में झांक कर कहा, यह फरहाद के तेवर कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। मुझे स्टेन गन को नाल की तरफ से पकड़ना चाहिए ताकि ये ज़रा भी हरकत करे तो मैं इसके सर पर ज़रब लगा सकूं। उसने मोहतात अंदाज में स्टेन गन की नाल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने फ़ौरन उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाते हुए कहा, मुझे बाएं तरफ हमला करना चाहिए, इस तरह हमला। जिस तरह दिमाग ने समझाया उसका हाथ घूम गया। स्टेन गन का दस्ता उसके दूसरे साथी के सीने पर पड़ा। स्टेन गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। वो फर्श पर चारों शाने चित हो गया। ऑफिसर ने अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उस मातिहत को ललकारा जिसने अपने साथी पर हमला किया था। हॉल्ट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं चाहता था कि वो चुपचाप बैठे हुए फरहाद की दिमागी कलाबाजियों को समझ सके। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके जहन को एक ज़बरदस्त झटका पहुंचाकर कहा, दिमाग तो मेरा खराब हुआ है, इसलिए मैं ये रिवॉल्वर फरहाद की तरफ उछाल रहा हूँ। उसने बिला ताखीर रिवॉल्वर को मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने हथकड़ी पहने हुए हाथों को उठाकर उसे कैच किया। इतने में हमला करने वाला मातिहत संभल गया। मैंने फिर उसके ज़हन में हलचल मचाकर रिवॉल्वर का रुख कर्नल की तरफ करते हुए कहा, बस खेल खत्म हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहां था वहीं रुक गया। उनके पास इतनी अकल थी कि उनकी ज़रा सी हरकत पर रिवॉल्वर से गोली चलेगी और कर्नल मौत के शिकंजा में तड़पता नजर आएगा। वो सब मौत की इस उंगली को देख रहे थे जो रिवॉल्वर के ट्रैगर पर रखी हुई थी। कर्नल खौफजदा होकर मुझे देख रहा था। मैंने अपने पीछे खड़े हुए नौजवान से कहा, तुम स्टेन गन की पोजीशन ना बदलो, इसे नाल की तरफ से पकड़े रहो। ये ना सोचो कि मेरी पुश्त तुम्हारी तरफ है। टेलीपैथी जानने वाला अपनी आंखों से सामने और अपने दिमाग से पीछे देखता रहता है। यकीन ना हो तो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करो, अभी तुम फर्श पर मुर्दा नजर आओगे। कर्नल ने घबराकर उसे हुक्म दिया, स्टेन गन फेंक कर चुपचाप खड़े रहो। उसने हुक्म की तामील की। वह स्टेन गन एक जगह फर्श पर नजर आने लगी। मैंने कर्नल से कहा, मैंने आपसे इल्तिजा की थी कि आप मुझे ख्वामखा अपने दुश्मन न समझें। अब आप इंसाफ से बताएं कि मैं अब तक किस तरह फर्माबरदारी का सबूत देता रहा। दुश्मनों ने आपके खाने में जहर मिलाने का मंसूबा बनाया। मैंने उस वक्त आपकी जान बचाई, आपकी साहिबजादी को गर्दलाश से बचाया। अगर मैं आपका दोस्त ना होता तो मेजर यामागुची यहाँ की सीक्रेट सर्विस का ढांचा गैर मुल्की मुफादात के हक में बदल देता। आपने मेरी दोस्ती, वफादारी और तमाम एहसानात पर सिर्फ इसलिए पानी फेर दिया कि मैंने अपनी टेलीपैथी की सलाहियतें छुपाई थीं। आप बताएं कि मेरी टेलीपैथी से आपको क्या नुकसान पहुंचता है? कर्नल ने पछतावे के अंदाज में एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर अब पहुंचाओगे क्योंकि अभी तुम्हारा पल्ला भारी है। आप फिर गलत समझ रही हैं। मैं ऐसे हथियारों के बल पर कभी अपना पल्ला भारी नहीं समझता। फिर मैंने अपना रोब और बर्तरी कायम रखने के लिए झूठ कहा। मेरी टेलीपैथी ऐसा हथियार है कि मैं आपकी पूरी फौज का मुकाबला तनहा कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने खामोशी से हथकड़ी पहन ली। इस इत्मीनान से स्टोर रूम में कैद हो गया कि जो लोग मुझे गोली मारने आएंगे वो पागल होकर खुद ही मर जाएंगे। कर्नल संजीदगी से सोचने लगा कि मैंने तनहा इस कमरे में 3 आदमियों को किस तरह पागल बनाया है। टेलीपैथी के मुताल्लिक उसकी मालूमात महदूद थीं, इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं शायद 3000 आदमियों को भी बेक वक्त पागल बना सकता हूँ। मैंने पूरी तरह उसे यकीन दिलाने के लिए कहा, आप मुझे एक नहीं 1000 बार आजमाएं, मैं ये रिवॉल्वर आपको वापस करता हूँ। यहाँ आप 4 हैं और मैं तनहा। आप लोग बेक वक्त मुझ पर फायर करें, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि इस फायरिंग से आप चारों हलाक हो जाएंगे। मैं उनके चेहरों पर हैरत और दहशत के मिले जुले असरात देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर कर्नल के सामने रख दिया, फिर वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। वो नौजवान सोच रहा था कि उसने किस तरह बेख्तियार अपने साथी पर हमला किया। उस वक्त उसका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं था। ऑफिसर भी यही सोच रहा था कि उसने अपना रिवॉल्वर एक खतरनाक आदमी के हवाले कैसे कर दिया। आइंदा भी अगर वो मेरे खिलाफ कदम उठाएंगे तो पता नहीं मैं उनके साथ क्या सलूक करूं।
वो सोचते ही रह गए। मेज़ पर पड़े हुए रिवॉल्वर को किसी ने नहीं उठाया। उसी वक्त कर्नल के सामने मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। उसने रिसीवर उठाया तो कोई उसे कॉल कर रहा था। उसने कहा, मैं कर्नल जोशुआ अटेंड कर रहा हूँ, क्या बात है? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, फरहाद आपकी साहिबजादी को अगवा करना चाहता था, उसकी कोशिश नाकाम बना दी गई है। अगर आप इजाज़त दें तो तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। कर्नल हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। क्या बकवास है? फरहाद यहाँ मेरे सामने मौजूद है, तफसीली रिपोर्ट पेश करो। सुजुको खैरियत से तो है? जी हाँ, आपकी साहिबजादी बखैरियत हैं। जब नेशनल पार्क के सामने उनकी गाड़ी रुकी तो अचानक ही मुसल्ला दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। हमें पहले ही शुबा था कि गर्दाश 24 घंटे की वार्निंग पर अमल करेगा, इसलिए हमारे आदमी खुफिया तौर पर पहले ही नेशनल पार्क में दूर दूर तक फैल गई। मुख्तसर ये कि दुश्मनों से ज़बरदस्त टकराव हुआ। 15 मिनट की फायरिंग में सब मारे गए। जब हमने मरने वालों को देखा तो उनमें फरहाद की लाश भी नजर आई। तुमने ये कैसे समझा कि वो फरहाद सुजुको को अगवा करना चाहता था? सर, आपकी साहिबजादी का रवैया ये समझा रहा था। वह फरहाद की लाश के पास बैठी रो रही है और बैन कर रही है कि वो उसे लेने आया था, बेचारा मुकाबले में मारा गया। कर्नल ने गुस्सा से कहा, उस बेवकूफ़ की बच्ची से कहो। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो खुद को बेवकूफ़ कह रहा है। उसने फ़ौरन संभल कर कहा, उससे कहो कि फरहाद मेरे पास है। उसे यकीन दिलाने के लिए नकली फरहाद का मेकअप वॉश करो, वो यकीनन गर्दाश होगा। चलो, छुट्टी हुई कि वो शैतान मर गया। सुजुको को यहाँ ले आओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर मंसूबा पाए तकमील को पहुँच जाए। मैं भी सुजुको को अगवा कराने में नाकाम हो गया, लेकिन नाकामी के बावजूद मैं इसलिए कामयाब हो जाता हूँ कि शतरंज का एक मोहरा आगे बढ़ाते वक्त दूसरी चालों पर गहरी नज़र रखता हूँ और जवाबी चाल पहले से सोच लेता हूँ। अस्पताल के उस बंद कमरे में कर्नल के सामने मैं जवाबी चाल चल सकता था। उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि मैं तन्हा होकर और पाबे जंजीर होकर भी उसकी मुसल्ला फौज के छक्के छुड़ा सकता हूँ। मैं बेजा गरूर नहीं करता, खुद एतराफ़ करता हूँ कि तन्हा मुसल्ला आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो महज कर्नल को एक तमाशा दिखाकर मैं डींगे मार रहा था और वो लोग मेरे झूठ से मरूब हो गए। कर्नल ने मेज़ पर रखे हुए रिवॉल्वर को उठाकर मेरी जानिब देखा। वो अचानक मुझ पर फायर कर सकता था, लेकिन उसने ऑफिसर से कहा, ये रिवॉल्वर हॉलिस्टर में रख लो और फरहाद की हथकड़ी खोल दो। फौरन ही हुक्म की तामील की गई। मैं आज़ाद होकर अपनी कलाइयों को सहलाने लगा। कर्नल ने ऑफिसर से कहा, तुम तीनों बाहर जाओ। जब सुजुको आए तो इतला देना। वो तीनों बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि आप तन्हाई में अब मुझे खतरनाक नहीं समझ रहे। उसने भी दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराकर कहा, फरहाद, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ था, इसके बावजूद तुमने अपनी दोस्ती और वफादारी साबित कर दी। बेटे, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। दरअसल मैं कल से ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे तमाम एहसानात को भूलकर सिर्फ यही सोचता रहा कि तुम टेलीपैथी के जरिया मेरे मुल्क की मुफादात को नुकसान पहुँचाओगे। मगर अब बच्चे दिल से तस्लीम करता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनने का हक अदा कर रहे हो, और कोई फर्मा बरदार बेटा अपने बाप के मुफादात के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करता। मुझे माफ़ कर दो बेटे, आप मुझे शर्मिंदा न करें। अब आप मज़ीद सच बातें सुने। पहली अहम बात यह है कि मैं मरते दम तक भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। आप यूं समझ लें कि जो अपने मुल्क का गद्दार होता है वो भी किसी दूसरे मुल्क का वफादार नहीं बन सकता। बस आगे ना कहो, मैंने महज दुश्मनी की बिना पर तुम्हारे मुल्क के खिलाफ ऐसा सोचा। अब मैं कभी ऐसी बात जुबान पर नहीं लाऊंगा। तुम पहले की तरह आज़ाद होगे। गिरगिट रंग बदलने में मशहूर है। मैं समझता हूँ कि गिरगिट इंसान से ज़्यादा रंग नहीं बदल सकता। अभी थोड़ी देर पहले कर्नल क्या था और अब क्या हो गया, कौन जानता है कि आइंदा कौन सा रंग बदल कर जाहिर होता। फिलहाल कर्नल की सोच यही बता रही थी कि वो मुझसे वाकई मुतासिर है। कर्नल ने मुझे मोहब्बत से घूरते हुए पूछा, सच बताओ, क्या तुम अभी मेरी सोच को नहीं पढ़ रहे हो? मैं सोचने के अंदाज में सर झुकाए बैठा हुआ था। जवाब देने के लिए सर उठाकर कहा, जी नहीं, आप ख्वामखा शुबा कर रही हैं। मैं इतना कहकर रुक गया। फिर ज़रा शर्माते हुए बोला, मैं तो सुजुको के बारे में सोच रहा था। अच्छा। वो मुतमईन होकर मुस्कुराने लगा। तुम अभी कह रहे थे कि सोनिया को अगवा करने वाले उसे जापान से बाहर ले गए हैं। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? जनाब, मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपर मास्टर की तंजीम मेजर यामागुची को आपके ओहदे पर लाना चाहती थी। सुपर मास्टर मुझे अपने रास्ते की ऐसी दीवार समझता है जिसे वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने कई बार मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मेरे इनकार पर उसके आदमियों ने सोनिया को अगवा कर लिया। उसका ख्याल है कि सोनिया मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं उसे हासिल करने की खातिर उनसे दोस्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं जवाब में इनकार कर देता, लेकिन ऐसे ही वक्त मुझे पता चला कि आप मेरी जान के दुश्मन बन गई हैं। अपनी जान बचाने की खातिर मैंने सुपर मास्टर से दोस्ती का वादा कर लिया। लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि किसी की मदद के बगैर या किसी हथियार के बगैर तुम तन्हा और निहत्ते रहकर भी मुसल्लह फौज से खुद को बचा सकते हो। फिर तुमने दुश्मनों से दोस्ती का वादा क्यों किया?
उसने बड़ा अच्छा सवाल किया था, मगर मेरे पास भी जवाब हाजिर था। मैंने कहा, बेशक मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर तन्हा निकल सकता था, लेकिन इस मुल्क से बाहर जाने के लिए मुझे भेस बदलना पड़ता, जाली पासपोर्ट बनवाना पड़ता, और ना जाने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते, और ना जाने कितने दिन लग जाते। लेकिन उस तंजीम के लोग चुटकी बजाकर मुझे यहाँ से निकाल ले जाते। वो किस तरह? कर्नल ने परेशान होकर पूछा। उनके ज़राए बहुत वसी हैं, उनके करीब रहकर ही मैं बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। अब इतना ही जानता हूँ कि यह तंजीम दुनिया के हर मुल्क में है। उनके पास जदीद तरीन हथियार, साइंसी आलात, लॉन्च स्टीमर और तेज़ रफ्तार तैयारी हैं। उनके पास हर शोबा के माहिरीन, मसलन डॉक्टर, साइंसदान, जूडो कराटे के फाइटर, योगा के मास्टर और दूसरी हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले मक्कार सियासतदान मौजूद हैं। ऐसी सूरत में आप खुद ही समझ सकती हैं वो कितनी आसानी से सोनिया को जापान से बाहर ले गई, और मुझे भी ले जा सकते थे, मगर अब आप दोस्त बन गई हैं तो मैं फिर उनका दुश्मन बन जाऊंगा। मुझे सिर्फ आपकी सरपरस्ती और सुजुको का प्यार चाहिए। फरहाद, इतने अरसा में मैं तुम्हें आजमा चुका हूँ। तुम मस्बत अंदाज में सोचते हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुजरिमों का साथ देने की बजाय मेरे पास कानून के साए में रहोगे, लेकिन इस तंजीम की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ मुझे परेशान कर रही हैं। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि हमारी नेवी फोर्स और साहली पुलिस बहुत ही चाको चौबंद, तजुर्बाकार और फर्ज शनास है। अब मालूम हो रहा है कि उनकी गफलत से मुजरिम कितनी आसानी से मुल्क के अंदर आ जाती हैं और बेखटके चले जाती हैं। जनाब, अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मैं मुजरिमों की नाकाबंदी कर दूंगा। हाँ फरहाद, तुम्हें देखकर मैं मुतमईन हो जाता हूँ। तुम आसानी से मुजरिमों के दिमाग तक पहुँच सकते हो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। सुपर मास्टर बहुत ही ज़हीन है। उसने दोस्ती के मामलात तय करने के लिए अपनी तंजीम के ऐसे अफराद को मेरी तरफ बढ़ाया है जो योगा के तालिब इल्म हैं। मैं कर्नल को योगा के मुतल्लिक तफसील से बताने लगा। उसे ये भी समझाया कि मैं ऐसे लोगों के दिमागों में झांक सकता हूँ, लेकिन योगा के अमल से वो लोग मोहतात हो जाते हैं और अपने दिमाग को मेरे कंट्रोल में आने नहीं देते। कर्नल बड़े ताज्जुब से सारी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, वाकई सारी दुनिया में फैली हुई खतरनाक तंजीम का सुपर मास्टर सिर्फ तुमसे खौफजदा है, इसलिए उसने योगा आर्मी तैयार की है। इसके बावजूद वो जानता है कि योगा आर्मी वक्ती तौर पर तुम्हें रोक तो सकती है, मगर शिकस्त नहीं दे सकती। मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया। अच्छा ये बताओ, क्या अब भी उनसे तुम्हारा राब्ता कायम है? जी हाँ, मैंने उन्हें इतला दी थी कि आपके हुक्म से मुझे गोली मार दी जाएगी, लिहाजा उन्होंने मेरी हिफाजत के लिए इंतजामात कर लिए हैं। कैसे इंतजामात? वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरे एक मंसूबा पर अमल करेंगे। मैं वादा करता हूँ। वैसे किसी वादा के बगैर भी अब तक तुम्हारे असूलों पर अमल होता रहा है। मैंने कहा, दुश्मनों की प्लानिंग ये है कि जब यहाँ के फौजी मुझे हलाक करने के लिए अस्पताल से बाहर ले जाएंगे तो वो चारों तरफ से हमला करेंगे, मुझे हर कीमत पर जिंदा सलामत सुपर मास्टर के पास पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा खून खराबा होगा। तुम उनसे ये क्यों नहीं कह देते कि अब तुम्हें शूट नहीं किया जाएगा? अगर मैं उन्हें ये बताऊंगा तो वो ये समझ लेंगे कि आपसे दोस्ती हो गई है, और मैं सिर्फ सोनिया की खातिर मजबूर होकर उनसे दोस्ती नहीं करूंगा। कर्नल ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम ठीक कहते हो, फिर क्या किया जाए? मैं उन्हें फरेब देना चाहता हूँ कि आप बदस्तूर मेरे दुश्मन हैं और मुझे गोली मार दी गई है। यानी तुम उस तंजीम के लिए मुर्दा हो जाओगे? जी हाँ, इससे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सोनिया को मेरी मौत की खबर मिलेगी तो वो मजबूर होकर हमेशा के लिए मेरा ख्याल छोड़ देगी। मैंने कर्नल की खुदगर्ज सोच के मुताबिक पहला फ़ायदा बयान किया, ताकि वो मेरे जुमला हकूक अपनी बेटी के लिए महफूज समझता रहे और इस पहलू से कभी ना सोचे कि मैं सोच के ज़रिया सोनिया को अपनी सलामती का मज़दा सुना सकता हूँ। फिर मैंने कहा, दूसरा फ़ायदा यह है कि सुपर मास्टर और उसकी तंजीम के तमाम अफराद मुझे मुर्दा समझकर मुतमईन हो जाएंगे कि एक टेलीपैथी जानने वाले से हमेशा के लिए निजात मिल गई। फिर वो खुलकर यहाँ आपके खिलाफ साजिशें करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ की सीक्रेट सर्विस का ढांचा तैयार करेंगे। अच्छा, तो तुम बज़ाहिर मुर्दा बनकर उस तंजीम को यहाँ से किस तरह नाबूद करोगे? मैं किसी दूसरे रूप में जिंदा रहूँगा, चुपचाप उनके ख्यालात पढ़ता रहूँगा, उन्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि फरहाद उनके दिमागों में मौजूद है। फरहाद, तुम वाकई ज़हीन हो। ये बहुत ही उम्दा तदबीर है। इस तदबीर को कामयाब बनाने के लिए हमारी हर चाल मुस्तहकम होनी चाहिए, ताकि दुश्मनों को बिलाशुबा यकीन हो जाए कि फरहाद मर चुका है। इस मकसद के लिए मेरी एक तस्वीर उतारी जाएगी जिसमें मुझे फायरिंग स्क्वाड की गोली का निशाना बनते दिखाया जाएगा। दूसरी तस्वीर मेरी लाश की होगी और ये तस्वीरें यहाँ के तमाम अखबारात में शाया की जाएंगी। यानी तुम एक लाश बनकर तस्वीर खिंचवाओगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। नेशनल पार्क में सुजुको को अगवा करने वाले फरहाद की लाश आपके आदमी ले आए होंगे। अगर उसका मेकअप उतार दिया गया होगा तो दोबारा उसे फरहाद बनाकर तस्वीर खींची जाएगी। गुड आइडिया। तुम्हारा दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता है। जी हाँ, उतनी ही तेज़ी से मुसीबतें भी नाजिल होती हैं। फ़िलहाल तो कोई मुसीबत नहीं है। मैं उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता था।
اسی وقت آفیسر نے ایک مصیبت کے آنے کی اطلاع دی کہ سزوکو آ رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ہسپتال کی لفٹ میں تھی۔ اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ جو فرہاد نیشنل پارک میں مارا گیا ہے وہ نقلی ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ سوچ رہی تھی